चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, इस वाले में बच्चों ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। क्या लगा रखा है इन्होंने? एक डायोड लगा रखा है बच्चों ना। तो पहले तो ये देखते हैं बच्चों यहाँ पे होगा क्या, कि देखो ये बैटरी जो लगा रखी है ना वो इस तरीके से करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रही होगी। यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा। अब इस वाली ब्रांच में देखा जाए तो करंट जो है ना इस डायोड के मतलब जो एरो है ना बच्चों डायोड वाला, उसी के सेंस में जा रहा है, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड करंट। जब इस एरो के सेंस में जाने की कोशिश कर रहा होता है ना बच्चों, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड में लगा हुआ है बच्चों, इसको आपने हायर पोटेंशियल लगा रखा है पी साइड को, एन साइड को आपने लोअर पोटेंशियल लगा रखा है। फॉरवर्ड बायस्ड में बच्चों तीन केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड में जब भी डायोड लगा रहता है ना बच्चों, तो या तो उसके ऊपर सिलिकॉन या जर्मेनियम लिखा रहता है। अगर यहाँ पे सिलिकॉन लिखा हुआ हो ना तो बच्चों यहाँ पे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप कंसीडर करना है आपको। जर्मेनियम लिखा हो तो 0.3 वोल्ट का ड्रॉप कंसीडर करना है। आरएफ, कई बार आरएफ लिखा रहता है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा होता है फॉरवर्ड बायस्ड में। मान लो 10 किलो ओम दे रखा हो या कुछ भी दे रखा होता, तो बस आपको डायोड को हटा के यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देना। और कुछ भी नहीं दे रखा है तो बस आपको इसको शॉर्ट कर देना है। तो ये कौन सा वाला केस है? क्या सिलिकॉन लिखा है? नहीं। जर्मेनियम लिखा है? नहीं। आरएफ लिखा है? नहीं। तो कौन सा वाला केस है बच्चों? ये है शॉर्ट करने वाला। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फॉरवर्ड बायस्ड में तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देंगे। अब जैसे ही आपने इसको शॉर्ट किया तो आप देख पा रहे हो ये वाला 10 किलो ओम और 10 किलो ओम और ये वाला 10 किलो ओम सारे के सारे मतलब एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया। ये 10 और 10 पैरेलल में होंगे या नहीं होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 किलो ओम, और ये वाला उस 5 किलो ओम के सीरीज में होगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये और ये मिला के बन जाएंगे 15 किलो ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो 15 किलो ओम के बराबर होगा। तो बच्चों यहां से जो बैटरी से करंट जा रहा होगा ना, बैटरी से करंट जो जा रहा होगा वो 30 डिवाइडेड बाई 15 किलो ओम, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 2 मिली एम्पियर के बराबर। तो यहां से 2 मिली एम्पियर करंट आ रहा है बच्चों। अगर 2 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, मिली एम्पियर, ठीक है, तो उसका 1 मिली एम्पियर बच्चों इधर चला जाएगा और 1 मिली एम्पियर बच्चों इधर चला जाएगा। इधर 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इधर चला गया। तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना बच्चों, बी ए माइनस का बी भी जो आएगा 1 मिली एम्पियर इंटू 10 किलो ओम। 1 मिली एम्पियर मतलब 10 इंटू 10 किलो ओम, इतना हो जाएगा। तो ये बच्चों 10 वोल्ट के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। लो जी, इजी पीजी क्वेश्चन, लेकिन प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सब सारे बच्चों को? ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वाला क्वेश्चन, both the diodes used in the circuit shown are assumed to be ideal and have a negligible resistance when these are forward biased. built in potential to each diode is 0.7 वोल्ट। और मैंने क्या बोला था, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ना, फॉरवर्ड बायस में या तो पोटेंशियल दे रखा होता है कि क्या पोटेंशियल कंसीडर करना है, या सिलिकॉन या जर्मेनियम दे रखा होता है। तो इन्होंने बोला कि दोनों का जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, अगर कोई फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो 0.7 वोल्ट है। ठीक है, फॉर द इनपुट वोल्टेज एज शोन इन द फिगर, द वोल्टेज इन वोल्ट एट पॉइंट ए वाले पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा बच्चों? दे आर आस्किंग दैट। तो यहां का पोटेंशियल इन्होंने 4 वोल्ट बोला है, यहां का पोटेंशियल बच्चों इन्होंने 12.7 वोल्ट बोला है। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा वाला फॉरवर्ड होगा, कौन सा वाला रिवर्स होगा। देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। मैं इस वाले को पहले फॉरवर्ड मान लेता हूं, मतलब ना इस वाले को फॉरवर्ड मान लेता हूं। मैं कहता हूं यहां से ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको फॉरवर्ड माना तो यहाँ पे 0.7 का ड्रॉप कराना है मुझे ना, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप कराना है। तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा 3.3 वोल्ट के बराबर। सुनना आप ध्यान से ना, इसको 3.3 वोल्ट के बराबर आएगा यहाँ का पोटेंशियल। अगर यहाँ का पोटेंशियल 3.3 वोल्ट के बराबर है तो क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि 12.7 है इसका और यहाँ का 3.3 है, तो ये भी तो फॉरवर्ड में हो जाएगा। और अगर ये फॉरवर्ड में हुआ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.7 का जब ड्रॉप करके लिखोगे तो इसी पॉइंट का पोटेंशियल आना चाहिए 12 वोल्ट के बराबर। या तो 3.3 वोल्ट होगा या 12 वोल्ट होगा, ये तो कंफ्यूजिंग हो गई अपने आप चीज। हमने उसको फॉरवर्ड माना तो वो भी अपने आप फॉरवर्ड में हो जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा ना रिवर्स करते हैं सिचुएशन को, इनको सबको इरेज कर देता हूं मैं। देखो, इरेज करने के बाद इसको रिवर्स कैसे करूंगा मैं सिचुएशन को। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस्ड मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 12 वोल्ट, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड में मुझे यहाँ पे कितना ड्रॉप कंसीडर करना है? 0.7 वोल्ट का। तो यहाँ का 12 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट है और यहाँ का 4 वोल्ट है तो ये हायर हो गया, लोअर हो गया, ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। रिवर्स बायस्ड में बच्चों कितना भी पोटेंशियल आ सकता है, ठीक है, यहां पे कोई करंट जा ही नहीं रहा होगा। अब करंट ऐसे जाके ऐसे निकल के चला जाएगा। ये रिवर्स बायस्ड वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो सकती है। अब यहाँ 0.7 का कोई लफड़ा नहीं है, तो बच्चों ये कंडीशन बनेगी यहाँ पे ना, यहां से ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा, इधर से कोई करंट नहीं आ रहा होगा क्योंकि रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये वाला फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा होगा। पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा बच्चों 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्या बात ये समझ में आ गई? ऐसे सोचना पड़ेगा, दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी आपको ना।
तो जिधर से तुम दोनों चीजों को जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ भाई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। अब आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है ना, रिवर्स बायस्ड में तो यहाँ पे कितना भी पोटेंशियल आ सकता है ना, मतलब इसके अक्रॉस वो तो बस ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, वो कुछ ड्रॉप आने मतलब लाइक यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, द करंट आई इन द नेटवर्क। बच्चों यहाँ पे एक और डायोड का क्वेश्चन दे रखा है और उसमें करंट पूछा है। क्या क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, यहाँ से आई करंट ऐसे जा रहा होगा ऐसे, अब इसमें तो जा नहीं सकता क्योंकि रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। डायोड में करंट फ्लो करता है तो बच्चों अगर फॉरवर्ड बायस्ड में करता है तो डायोड के एरो के सेंस में करता है, ठीक है, उल्टा नहीं जाएगा। तो इस वाली ब्रांच को ओपन कर दो, ठीक है, जिसमें भी रिवर्स में लगा हुआ है ना उसको ओपन कर दो। करंट बच्चों यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आया, क्या इधर जा सकता है, नहीं, ये भी ओपन कर दो, ये ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया, तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे करके इधर निकल आएगा। तो क्या तुम देख रहे हो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर तीनों सीरीज में हो गए और ये भी रजिस्टर सीरीज में हो गया। तो 10 ओम का, 5 ओम का, 10 ओम का और ये 5 ओम का, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना बच्चों 10 और 10 20 और 10 30 ओम, और 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो स्मॉल आई की वैल्यू बच्चों 9 डिवाइडेड बाई 30 के बराबर आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर आ जाएगी, तो ये 0.3 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 0.3 एम्पियर विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। हैप्पी, ओके। अब अगले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजिंग था ना, है ना, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। देखते हैं। द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज अ 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटर। 8 वोल्ट का डीसी रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है बच्चों। 8 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स, ठीक है, रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है। When 12 वोल्ट इज यूज्ड एज अ इनपुट, आपने यहाँ पे 12 वोल्ट लगाया बच्चों ना, 12 वोल्ट जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ गलत से यहाँ लिख दिया, 12 वोल्ट लगाया आपने। द पावर डेसिपेटेड इन ईच डायोड इज, हर एक डायोड में कितनी पावर डेसिपेट हो रही होगी। इन्होंने यहाँ का पोटेंशियल मेंशन कर दिया कि 8 वोल्ट है। यहाँ पे इन दोनों डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है बच्चों, 8 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा इन दोनों के अक्रॉस। तो 12 वोल्ट लगाया था, 8 वोल्ट यहाँ आ रहा है, तो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप आ रहा होगा, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस आ रहा होगा, करंट ऐसे आ रहा होगा, करंट ऐसे आ रहा होगा, जो करंट इसमें आ रहा है वही करंट इसमें आ रहा होगा, तो दोनों के अक्रॉस बराबर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, है ना। ओके, ये हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ तक इस तरीके से ना। अब वही, अच्छा 2 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कोई बता सकता है, ये जो आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू बच्चों फिर हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 200 के बराबर, 2 डिवाइडेड बाई 200 के बराबर। तो ये 10 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा, 10 मिली एम्पियर आ गया, ठीक है, 10 मिली एम्पियर करंट आ गया बच्चों हमारे पास ना। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 मिली एम्पियर बच्चों यहाँ से जा रहा होगा इनसे, तो पावर जो डेसिपेट होगी, दोनों के दोनों मतलब रिवर्स वाइज्ड में काम कर रहे होंगे ना, तो पावर जो आएगी ना बच्चों वो 8 इंटू आई के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई के बराबर, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे, है ना। तो 8 इंटू आई के बराबर आ जाएगी, तो 8 इंटू आई मतलब बोले तो 80 मिली वॉट के बराबर। तो 2 डायोड में 2 डायोड का आ रहा है बच्चों कितना, 80 मिली वॉट। तो ईच डायोड में कितनी होगी बच्चों, 40 मिली वॉट इन ईच डायोड। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा ना, हर एक डायोड में कितनी पावर डेसिपेट हो रही होगी, 40 मिली वॉट के बराबर आंसर आ जाएगा बच्चों। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डन 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 डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट respectively in the following figure. If germanium diode connection are reversed, the value of V0 changes by V0 बच्चों यहाँ का पोटेंशियल की वैल्यू चेंज जितने से होगी ना, दे आर आस्किंग दैट चेंज, ठीक है, कि V0 की वैल्यू कितने से चेंज होगी। देखो बच्चों पहले दोनों फॉरवर्ड में लगे हुए हैं, दोनों कैसे लगे हुए हैं बच्चों, फॉरवर्ड में लगे हुए हैं, ठीक है, फॉरवर्ड में लगे हुए हैं, और ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मैं क्या लूंगा। जर्मेनियम में होता है वो 0.3 के बराबर, और सिलिकॉन में फॉरवर्ड बायस में होता है बच्चों 0.7 के बराबर। अब एक बात बताओ, अगर जर्मेनियम फॉरवर्ड बायस्ड में ऑपरेट करना चालू कर दिया, तो अब तो यहाँ का पोटेंशियल 0.3 वोल्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो क्या कभी भी ये फॉरवर्ड बायस पहुंच पाएगा। इसके लिए फॉरवर्ड बायस में मतलब पहुंचने के लिए, कंडक्शन कराने के लिए 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए। तो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो बच्चों ये कभी भी इससे नहीं, सारा करंट ऐसे करके जर्मेनियम थ्रू होता हुआ निकलता हुआ और इधर निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ का बच्चों 0 पोटेंशियल मानूं, यहाँ पे 0 वोल्ट है क्योंकि अर्थिंग कर रखी है, तो यहाँ का होगा 12 वोल्ट के बराबर, ठीक है। 12 में से ये माइनस कर दो तो यहाँ का आ जाएगा 11.7 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 11.7 वोल्ट पोटेंशियल होगा बच्चों V0।
अब इन्होंने जर्मेनियम को उल्टा कर दिया, जर्मेनियम को उल्टा कर दिया मतलब अब इसको आपने क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया। अब करंट ऊपर से नहीं जाएगा, अब करंट जाएगा बच्चों इधर से। अब ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में अभी आएगा तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा इसके क्रॉस। तो 12 में से 0.7 का ड्रॉप आने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 11.3 वोल्ट। तो वी नॉट की वैल्यू में कितना चेंज आया, पहले 11.7 थी पहले केस में, अब आ रही है 11.3, तो 0.4 वोल्ट का चेंज आया। दैट चेंज दे आर आस्किंग, काम खत्म। ये है बच्चों सेमीकंडक्टर के कुछ अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चंस। अगले वाले पे आ जाओ। एक मिनट ना, इन्होंने गलत है बच्चों ना, यहाँ पे ये आंसर गलत दे रखा है। 0.4 वोल्ट आता है इसका आंसर ना, इसका डी दे रखा है, शायद ये डी ना होके सी होगा इसका आंसर ना, सी आंसर होगा बच्चों ना। अज्यूम दैट द जी डायोड एट द लार्ज ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.7 0.3, वो 0.4 ही आता है उधर का ना, मुझे आई रिमेंबर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यार। ओके, फॉर द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द जीनर डायोड, जीनर डायोड से करंट कितना होगा। जीनर डायोड फाइनली भर भर के क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, जीनर डायोड इन द सर्किट शोन। जीनर डायोड वाले क्वेश्चन बच्चों कैसे करते हैं, पहले सबसे पहला स्टेप, जीनर डायोड को भूल जाओ, सर्किट बना लो पूरा बिना जीनर डायोड के। बना लिया भाई, तुमने कहा कि सब लो बना दिया, बना दिया। अब जीनर डायोड के क्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ 120 वोल्ट था, ये 5 किलो ओम का था और ये 10 किलो ओम का था, ठीक है 10 किलो ओम। तो मैं समझ में आ रहा है यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा वो 40 वोल्ट आ रहा होगा, और यहाँ का जो ड्रॉप आ रहा होगा वो 80 वोल्ट के बराबर आ रहा होगा। क्यों, इसका रेजिस्टेंस डबल है तो यहाँ पर डबल आएगा, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों का सम 120 के बराबर होना चाहिए। नहीं तो आई निकाल के कर लेना यार, आई इंटू आर करके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना। मतलब अगर ये जीनर डायोड नहीं होता तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा होता, यहां से यहां तक का 80 वोल्ट के बराबर। अब जीनर डायोड लगा हुआ है, और वो कैसे लगा रखा है, जीनर डायोड रिवर्स बायस में लगा रखा है। रिवर्स बायस का मतलब ये होगा, जैसे इस जीनर डायोड के अक्रॉस यहां से यहां तक का पोटेंशियल 50 हुआ तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। 50 से ज्यादा ही पोटेंशियल ड्रॉप आने ही नहीं देगा यहाँ पे। तो जैसे जीनर डायोड, अच्छा अगर यहाँ पे जैसे 40 आ रहा होता, 40 वोल्ट आ रहा होता, तो जीनर डायोड कुछ नहीं करता, जीनर डायोड चुपचाप पड़ा रहता और अपना सर्किट में वही करंट बाहर ऐसे ऐसे बाहर बाहर होकर फ्लो कर रहा होता, ठीक है। जीनर डायोड कुछ नहीं छेड़ता, मतलब ना इस सर्किट को छेड़ता ही नहीं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे क्या है कि करंट इतना ज्यादा जा रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल 80 वोल्ट के बराबर आ रहा है। जीनर डायोड क्या करेगा, कहेगा सुन भाई इतना करंट नहीं जाने दूंगा मैं इधर, ये अपने थ्रू करंट को भेज देगा, और यहाँ का पोटेंशियल 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने देगा। 50 से कम आ रहा होता, 40 आ रहा होता, जीरो डायोड कुछ नहीं करता, जीरो डायोड से जीरो करंट जाता, बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता। लेकिन जब भी 50 से ज्यादा आएगा, यही स्टेप फॉलो करने। क्या है स्टेप, पहले जीनर डायोड को हटा के जो जीनर डायोड जिन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है वहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो। अगर वो ब्रेकडाउन से ज्यादा है तो फिर क्वेश्चन को फिर दोबारा सॉल्व करने आओ, फिर छोड़ दो उसको, छोड़ दो पूरा पूरा छोड़ दो, जो तुमने किया ना उसको छोड़ दो। अब आ जाओ दोबारा से, और दोबारा से कैसे सॉल्व करना है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट के बराबर होगा। अगर आपने यहाँ पे 50 वोल्ट लगाया, 50 वोल्ट लगाया, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों, 5 मिली एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कर रहा होगा। 50 डिवाइड बाई 10 किलो ओम, 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। यहाँ का ड्रॉप कितना होगा बच्चों, ये वाला ड्रॉप, ये 50 है ये है, तो 70 वोल्ट के बराबर होगा या नहीं होगा। 70 और 50 120 होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों 70 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 14 मिली एम्पियर करंट आ रहा होगा। 14 मिली एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, 5 मिली एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, तो 9 मिली एम्पियर बच्चों जीनर डायोड से जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा रे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 9 मिली एम्पियर इज द आंसर। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द जीनर डायोड इज क्लोज टू। तो यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, 500 ओम दे रखा है, 1500 ओम दे रखा है। वोल्टेज जीनर डायोड का जो वोल्टेज दे रखा है बच्चों 10 वोल्ट दे रखा है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा होता है। यहाँ पे एक R2 रेजिस्टेंस लगा रखा है, और आपसे बोल रहा है जीनर डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। जीनर डायोड से करंट बच्चों तभी फ्लो करता है जब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से ज्यादा आ रहा होगा ना, 10 या 10 से ज्यादा आ रहा होगा तो ब्रेकडाउन होता है, अदरवाइज ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो बच्चों करंट इसमें जीनर डायोड में जीरो होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अच्छा इन्होंने R2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वैल्यू ही नहीं दे रखी है इन्होंने ना, हमें R2 की वैल्यू ही नहीं दे रखी है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम जीनर डायोड को बिल्कुल भूल जाते हैं, जिन दो पॉइंट के बीच में जो जीनर डायोड लगा रहता है उनका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। जीनर डायोड को बिल्कुल हटा दो, जीनर डायोड को भूल जाओ, और जिन दो पॉइंट के बीच में जीनर डायोड था वहां का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वहां का अगर तुम पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे और अगर वो इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा आया तो फिर क्या हो जाएगा, तो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है। अब R2 यहां पे है,
अच्छा R2 ये है ना R2 मैं तभी तो सोचूं, मैंने कह रही R2 की वैल्यू नहीं दे रखी, क्या करूंगा इसको। R2 बच्चे यहाँ पे 1500 ओम दे रखा है, तो वही यहाँ पे लगा रखा है, तो मतलब ये R2 और ये R2 हो जाएंगे पैरेलल में, तो इन दोनों का हो जाएगा 750। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास एक तरीके से 750 ओम, और ये हो जाएगा बच्चों 500 ओम। और यहाँ पे हमने लगा रखी है बैटरी इस तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई की वैल्यू जो होगी बच्चों वो आ जाएगी हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 7 5 12 1250, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास इस वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना, ये वी जो आ जाएगा, वी आ जाएगा बच्चों 750 इंटू 12 डिवाइडेड बाई दिस 25 75 30 बार जाएगा, और 25 पंजे ना 50 बार कट जाएगा, ये इससे कटेगा 12 36 डिवाइडेड बाई 5। तो वोल्टेज जो आएगा ना बच्चों 7.2 के करीब आएगा। 7.2 पे क्या ब्रेकडाउन होगा इसका? नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? 0 मिली एम्पीयर बिजली। आंसर, काम खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बस हमें यही चेक करना होता है कि जिन दो पॉइंट के बीच में जीनर डायोड लगा हुआ है, क्या उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ब्रेकडाउन से ज्यादा आ रहा है या नहीं। अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर हमें करंट आता है जीनर डायोड से, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। तो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये रिवर्स वाइज में ऑपरेट करता रहेगा, ठीक है, विदाउट ब्रेकडाउन। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों, यहाँ पे सर्किट शोन बिलो कंटेन टू आइडियल डायोड। दो आइडियल डायोड दे रखे हैं बच्चों, ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। अच्छा, इन दोनों डायोड का अगर कोई फॉरवर्ड वाइज में ऑपरेट कर रहा है तो उसकी जगह पे हमें 50 ओम का रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखा है, करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टर, इस वाले से जो करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों बताना है। करंट बच्चों ऐसे जाएगा, ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगी ब्रांच ना, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो करंट बच्चों ऐसे जाएगा, करंट जब ऐसे जाएगा तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, यहाँ पे 50 ओम कंसीडर करना है। करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, और करंट ऐसे आ जाएगा। तो आई की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 और 150 200 और 100 300, ठीक है, 300 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो 0.02 एम्पियर के बराबर आंसर आ रहा होगा, है ना, इन एम्पियर तो 0.02 आ रहा होगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इस वाली बीच वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों, द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 5.6 वोल्ट इन द गिवन सर्किट, द करंट आई जेड थ्रू द जीनर डायोड। आई जेड जो इसके थ्रू फ्लो कर रहा होगा बच्चों, उसके बारे में बात करनी है। कितना है बच्चों? 5.6 वोल्ट। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व? सबसे पहला स्टेप, जीनर डायोड को जाओ भूल, क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले, तो बिना जीनर डायोड के सॉल्व करो। फिर जिन दो पॉइंट के बीच में जीनर डायोड लगा हुआ है, अगर उनका पोटेंशियल जीनर डायोड के वोल्टेज से ज्यादा आया तो जीनर डायोड को दोबारा लगाओ और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन को, सॉल्व ना, ठीक है। तो पहले तो बच्चों यहाँ पे 9 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे 200 ओम दे रखा है, और यहाँ का 800 ओम दे रखा है। तो जो आई की वैल्यू आएगी सर्किट के अंदर वो 9 डिवाइडेड बाई 1000 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर जो 800 वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, वो 800 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1000 के बराबर आ जाएगा, मतलब 7.2 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो 800 वाले के अक्रॉस ही तो हमने ये जीनर डायोड लगा रखा है, तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 7.2 आ रहा है, जबकि जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 5.6, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो गया, मतलब करंट जीनर डायोड से फ्लो करेगा, और यहाँ का पोटेंशियल कभी भी 5.6 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 5.6। अगर यहाँ का पोटेंशियल 5.6 है तो यहाँ का करंट कितना आएगा? ये जो I1 आएगा जो 800 ओम वाले में आएगा, 5.6 डिवाइड बाई 800, ये बच्चों 7 मिली एम्पियर के बराबर आ रहा होगा। अच्छा, ये 5.6 है तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप कितना आएगा बच्चों? यहाँ से यहाँ तक का 3.4 के बराबर आएगा। तो ये करंट कितना आ रहा होगा? 17 मिली एम्पियर के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर दो, 17 मिली एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 7 मिली एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर जो आई जेड होगा वो 10 मिली एम्पियर के बराबर होगा। ये बच्चे कुछ एक्स्ट्रा करंट को अपने थ्रू पास करा देगा, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल 5.6 से ज्यादा नहीं होने देगा, ये ध्यान रखना है। मतलब जीनर डायोड को हटा के पोटेंशियल कैलकुलेट करो, जीनर डायोड जिन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है वहां का पोटेंशियल अगर जीनर डायोड के ब्रेकडाउन से ज्यादा आ रहा है तो फिर वो सारी कैलकुलेशन को भूल जाओ, फिर दोबारा आओ, फिर जीनर डायोड के वोल्टेज के हिसाब से दोबारा से कैलकुलेशन करो, ठीक है। ओके, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इन द फिगर रिप्रेजेंट द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग अ जीनर डायोड, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 6 वोल्ट एंड द लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम, ठीक है, ये 4 किलो ओम के बराबर दे रखा है। द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम के बराबर दे रखा है, 4 किलो ओम के बराबर दे रखा है। द बैटरी ऑफ द वोल्टेज 8 वोल्ट दे रखी है बच्चों, बीबी इसको वेरी कर रहे हो आप,
8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक, व्हाट आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द जीनर डायोड। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे ना। पहले तो 8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करके देखते हैं। जब ये 8 वोल्ट होगा तो यहाँ पे बच्चों कितना ड्रॉप आ रहा होगा। तो एक काम, पहले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि जीनर डायोड के मैं कई सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जीनर डायोड को पहले हटा दो, तो करंट जो आ रहा होगा ना बच्चों बिना जीनर डायोड के वो आ रहा होगा 8/5 के बराबर, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 4 ओम वाले के अक्रॉस 8/5 इंटू 4, 832, तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 6.4 वोल्ट आ रहा होगा। 6.4 वोल्ट जीनर डायोड का हो जाएगा ब्रेकडाउन, मतलब ये नहीं आ सकता, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिर वो 6 वोल्ट ही होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया ना। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा ना बच्चों 6/4 मिली एम्पियर, तो 3/2 मतलब 1.5 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा इसमें ना, मिली एम्पियर। यहाँ पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 वोल्ट का, तो यहाँ से बच्चों 2 मिली एम्पियर करंट आ रहा होगा। तो जीनर डायोड में बच्चों 0.5 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा, तो 0.5 मिली एम्पियर 0.5 मिली एम्पियर दो ऑप्शन में दे रखा है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों 16 के लिए सॉल्व करना है। 16 अगर यहाँ पे होता तो ब्रेकडाउन तो हो चुका होगा, तो मतलब यहाँ पे 6 ही रहेगा, तो यहाँ पे 16 वाले केस में कितना ड्रॉप आएगा 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का ड्रॉप आएगा 1 किलो ओम के अक्रॉस, तो यहाँ पे 10 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा। यहाँ अभी भी 1.5 ही जाएगा, तो इस वाले में अब जो जा रहा होगा 8.5 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा। 8.5 मिली एम्पियर इस वाले में, ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 2 बार जीनर डायोड का कॉन्सेप्ट लगाना था, बढ़िया क्वेश्चन था। द रीडिंग ऑफ एन एमीटर ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट इज, तो ये हमारा जो सिलिकॉन डायोड यहाँ पे दे रखा है बच्चों, इसमें एमीटर की रीडिंग क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे सर्किट है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मुझे दिख रहा है सर्किट जो है फॉरवर्ड बाइज्ड है ना, मतलब डायोड को जो है फॉरवर्ड बाइज्ड कनेक्ट कर रखा है। फॉरवर्ड बाइज्ड में बच्चों डायोड जब भी यूज कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि कहीं पे सिलिकॉन या जर्मेनियम वर्ड तो नहीं मेंशन है। सिलिकॉन या जर्मेनियम वर्ड मेंशन हो रखा होता है, तो सिलिकॉन के केस में बच्चों 0.7 वोल्ट का ड्रॉप कंसीडर करते हैं हम लोग, और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट का ड्रॉप कंसीडर करते हैं। दूसरा देखना होता है कहीं फॉरवर्ड बाइज का रेजिस्टेंस तो नहीं दे रखा है, तो वो इस वाले केस में फॉरवर्ड बाइज का कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। और अगर इन तीनों में से कोई नहीं दे रखा होता, ना सिलिकॉन होता है, ना जर्मेनियम होता है, ना फॉरवर्ड बाइज का रेजिस्टेंस होता है, तो जब फॉरवर्ड बाइज में डायोड लगा रहता है तो उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, उसकी जगह पे एक वायर मान लेते हैं, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। लेकिन इन्होंने तो बोला है बच्चों सिलिकॉन डायोड है ये, तो सिलिकॉन डायोड है मतलब यहाँ पे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा बच्चों। तो 0.7 वोल्ट का बच्चों यहाँ पे ड्रॉप आ रहा होगा, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 वोल्ट लगा रखा है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा होगा बच्चों वो 2.3 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो 2.3 वोल्ट का ड्रॉप बच्चों यहाँ पे आ रहा होगा, तो करंट जो फ्लो कर रहा होगा इस रजिस्टर में I इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई 200। इसको ऊपर बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 23 पंजे 115 होता है, 11.5 मिली एम्पियर, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 11.5 मिली एम्पियर बच्चों हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर बच्चों, डायोड के लिए फॉरवर्ड वाले कई सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। अब आ जाओ बच्चों जीनर डायोड पे आ जाओ, अगेन एक और क्वेश्चन जीनर डायोड का। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द जीनर डायोड विल बी, तो जीनर डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, दे आर आस्किंग दैट। जीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है वो 10 वोल्ट दे रखा है, जो वोल्टेज रेटिंग दे रखी है 10 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 500 ओम लगा रखा है, यहाँ पे आपने 1500 ओम लगा रखा है, और जीनर डायोड 1500 ओम के पैरेलल में लगा रखा है। तो जीनर डायोड में से कितना करंट जाएगा बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों हम जीनर डायोड को बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक है, जीनर डायोड को भूल के जीनर डायोड जिन दो पॉइंट के क्रॉस लगा हुआ है उन दोनों का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। तो अगर मैं जीनर डायोड को हटा दूं बच्चों, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आ रही होगी ना, करंट आ रहा होगा 15 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2000 के बराबर। तो बच्चों यहां से इस जगह का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा होगा, यहां से यहां तक का, तो ये जो आ रहा होगा ना बच्चों V, ये आ रहा होगा 15 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 1500। ठीक है, ये 1500 है ना, यहां से इसको काट देंगे बच्चों, ये कट गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा V की वैल्यू आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, मतलब 11.25 वोल्ट के बराबर आ रहा होगा। 11.25 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, यहाँ जीनर डायोड लगा हुआ है जो कि 10 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इन दो पॉइंट के क्रॉस कभी होने नहीं देगा। तो अब ये जो भी कैलकुलेशन की है ना, बस हमने इससे पता कर लिया कि जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो गया होगा। अब ये कैलकुलेशन हमारे किसी काम की नहीं है, अब हमें क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अब आप इस सर्किट पे आ जाओ, जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल 10 वोल्ट के बराबर हो गया, 10 से ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है ना, 10 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल होने नहीं देगा अब यहाँ पे, नहीं।
तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों 10 वोल्ट के बराबर। तो 10 वोल्ट अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल है तो यहाँ से जो स्मॉल आई, इसको I2 बोल दो, तो स्मॉल I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्मॉल I2 आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1500 के बराबर। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 1500 के बराबर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ का ड्रॉप कितना होगा बच्चों, ये वाला ड्रॉप, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप बच्चों 5 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा ना बच्चों I1, वो 5 डिवाइडेड बाई 500 के बराबर आ रहा होगा। तो ये 10 मिली एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 10 मिली एम्पियर करंट ऊपर से आ रहा है, इस वाले में जो करंट जा रहा है बच्चों वो इतना जा रहा है। तो बचा कुछ करंट बच्चों इससे जा रहा होगा, तो जीनर डायोड से जो करंट जा रहा होगा IZ बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास 10 मिली एम्पियर में से माइनस कर दूंगा मैं ये वाला, तो 100 डिवाइडेड बाई 15 मिली एम्पियर है ना। मैंने क्या कर दिया इसको 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 डिवाइडेड 15 अलग कर लिया, वो मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 20 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। तो IZ जो आएगा बच्चों वो 10 डिवाइडेड बाई 3 मिली एम्पियर के बराबर आ रहा होगा, मतलब करीब 3.3 मिली एम्पियर के बराबर आ रहा होगा। बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा हो जाता है बच्चों, इस तरीके का जीनर डायोड का क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं अब तक ना, अब तो मेरे ख्याल से तुम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दिस एंड द होल मोबिलिटी दिस। तो बच्चों ये हमसे पूछ रहे हैं मोबिलिटी दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों ना, कंडक्टिविटी का जो बच्चों फॉर्मूला होता है ना बच्चों, जैसे कंडक्टिविटी को अगर मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करूं तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इनटू ई मोबिलिटी ऑफ द होल्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंडक्टिविटी। तो बस ये इस वाले क्वेश्चन से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा आपका ना। कॉन्सेंट्रेशन बच्चों की कितनी दे रखी है 5 × 10⁻18, दैट इंटू 1.6 × 10⁻−19, और मोबिलिटी कितनी दे रखी है बच्चों 2 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड जो भी है ना, प्लस का होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बच्चों 5 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻−19 इंटू 0.01। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों हमारे पास, तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास 16 पंजे 80, 8 दूनी 16, 1.6 प्लस ये तो इससे जो चला जाएगा 16 पंजे 80, 8.08, तो कंडक्टिविटी आ जाएगा 1.68 के बराबर बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बच्चों याद रखना, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। ठीक है, ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुज कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन बिलो इन ऑर्डर 1 2 3, 1 2 3 के ऑर्डर में बतानी है अपन को ना। ये देखो ये फॉरवर्ड बाइज्ड है, ये रिवर्स बाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं बोला इन्होंने ना, ब्रेक डाउन नहीं बताया। तो डायोड वगैरह में बच्चों इस तरीके का बनता है, लेकिन ब्रेक डाउन कंसिडर नहीं करना है। इसमें बच्चों ये फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया, ये रिवर्स बाइज्ड हो गया, और इसमें ब्रेक डाउन भी कंसिडर किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो ऑप्शन देख पा रहा हूँ सिंपल जीनर डायोड सिंपल डायोड, मतलब सिंपल डायोड और जीनर डायोड को इन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताई है इसकी ना, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जीनर डायोड और क्या है सिंपल डायोड और सोलर सेल। मतलब मेनली जो डिवाइसेस हैं वो सिंपल डायोड, जीनर डायोड, सोलर सेल, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और इस तरीके का है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये दोनों डायोड के होते हैं। जनरली हम डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो हम इसको यहाँ दिखा देते हैं, लेकिन उसको ब्रेकडाउन कंसीडर कर रहे होते हैं। जीनर डायोड मतलब ब्रेकडाउन से ज्यादा रिलेटेड है, तो जो ब्रेकडाउन जिसमें दिख रहा है वो जीनर डायोड का होगा। और क्योंकि इन्होंने एक सिंपल डायोड वर्ड भी यूज किया है तो फिर मैं बिना ब्रेकडाउन वाला सिंपल डायोड का बोल दूंगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, ये देखो रेजिस्टेंस जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तो डी वाला बच्चों लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में। पहला वाला सिंपल डायोड यहाँ दिख रहा है बच्चों, पहला वाला यहाँ जीनर डायोड बोला है, तो जीनर डायोड में तो ब्रेकडाउन दिखाना चाहिए था, मतलब पहला वाला नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन बच्चों में इसको टिक कर दूंगा। और सोलर सेल का बच्चों ये वाला याद रखना है आपको ना, सोलर सेल का
याद रखना है आप लोगों को ना, सोलर सेल का इस तरीके का होता है आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक ना, मतलब इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोलर सेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में बच्चों 3-4 सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के बारे में बात की है, उसको जरूर पढ़ना बच्चों ना, जैसे आपको एक फोटो डायोड होता है, उसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, एनसीईआरटी का पढ़ के जाना है इसको ना, एलईडी जो होती है, सोलर सेल जो होती है, उनके कुछ ग्राफ वगैरह दे रखे हैं, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें फंसा सकते हैं आप लोगों को ना, ए वाला करेक्ट है बच्चों। अगले वाले में आ जाओ। A 2-volt battery is connected across AB as shown in the figure. The value of the current supplied by the battery when in one case battery is positive terminal is connected to A. तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, एंड इन अनदर केस व्हेन इज कनेक्टेड टू बी, मतलब जब आप फिर उल्टा कनेक्ट करोगे, जब आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो करंट इस तरीके से जाएगा और ये रिवर्स वाइज्ड हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, करंट बच्चों इसमें जाएगा। पहले केस में जो करंट आएगा ना बच्चों, वो हमारे पास बैटरी कितने की है, 2 वोल्ट की, 2 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर आ जाएगा, मतलब ना ये 0.4 एम्पियर के बराबर आ जाएगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में जब आप इसको हायर रखोगे, इसको लोअर रखोगे, तो करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, इसमें फ्लो करेगा, इसमें नहीं फ्लो करेगा। सेकंड वाले केस में बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर आ जाएगा। डायोड का तो मतलब कुछ कंसिडर करना ही नहीं है ना, कुछ दिया भी नहीं है उसके बारे में, तो ये 0.2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो 0.4 एम्पियर, 0.2 एम्पियर बच्चों, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलईडी, एलईडी की जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चों वो क्या होती है, ठीक है, इन्होंने आईवी कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली है बच्चों। जो एलईडी होती है ना, उसको फॉरवर्ड बायस्ड में ऑपरेट कराया जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड मोड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पीएन जंक्शन ही होता है, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में ऑपरेट हो रहा होता है ये, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी फॉरवर्ड बायस्ड जैसी होगी, सिंपल सा है। ये रिवर्स बायस्ड जैसी है, ये फॉरवर्ड बायस्ड जैसी है, ये तो पता नहीं अलग ही है, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड दैट शुड बी आवर आंसर। एलईडी के बारे में ध्यान रखना है, उसको फॉरवर्ड बायस्ड मोड में अच्छी इंटेंसिटी पाने के लिए, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में जब करंट फ्लो कर रहा होता है ना बच्चों, तो क्या होता है, डिप्लीशन रीजन में जो चार्ज कैरियर है वो डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब ना एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में था वो बैलेंस बैंड में पहुंच जाता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको वो रिलीज कर देता है, इंटेंसिटी अच्छी मिले इसलिए इसको फॉरवर्ड बायस्ड मोड में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, फोटो डायोड जो होता है उसको रिवर्स बायस्ड मोड में ऑपरेट कराया जाता है बच्चों ना, फोटो डायोड जो लाइट सेंसिंग डायोड होते हैं ना, ये मैं बताता जा रहा हूं, तो उसको रिवर्स बायस्ड मोड में ऑपरेट कराया जाता है। तो ऐसा कभी मतलब हमें कई बार तो यहीं से आंसर मिल जाया करेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड या रिवर्स बायस्ड। अब एलईडी का जैसे फॉरवर्ड बायस्ड मोड है, तो जिन 4 ऑप्शन में से मेरे को तुरंत क्लिक कर गया कि मतलब मैं जो है आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो फॉरवर्ड बायस्ड जैसी होगी इसकी, ठीक है, तो बी ऑप्शन आ गया। अब फोटो डायोड जो होता है बच्चों, फोटो डायोड जो लाइट सेंसिंग डायोड होता है वो रिवर्स बायस्ड में ऑपरेट कर रहा होता है, उसके पीछे भी एक रीजन होता है बच्चों। रिवर्स बायस्ड में डायोड के अलोंग बहुत छोटा करंट फ्लो कर रहा है, अब आपने डायोड के ऊपर लाइट डाली, लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, उनसे रिवर्स बायस्ड करंट में चेंज आता है, लेकिन वो चेंज बहुत छोटा होता है, तो छोटी चीज में छोटा चेंज करोगे तो रिलेटिव चेंज मतलब अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे मान लो 100 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 100 माइक्रो एम्पियर बहुत छोटा करंट है, अब उसमें 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज हुआ तो वो 10% चेंज हो गया। लेकिन अगर मान लो फॉरवर्ड बायस्ड में अगर आपने उस चीज को कनेक्ट कर रखा होता तो फ्यू मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता, मान लो 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता, तो 10 मिली एम्पियर मतलब 10,000 माइक्रो एम्पियर हो गया, उसमें 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज हो बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना है दोनों का ना, किसका, एलईडी का, एलईडी फॉरवर्ड बायस्ड मोड में ऑपरेट करती है, और फोटो डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस्ड मोड में ऑपरेट करता है, और फोटो डायोड को रिवर्स बायस्ड मोड में ऑपरेट कराने का रीजन ये होता है कि जो चेंज है वो रिलेटिव चेंज मतलब बड़ा होता है उसमें ना, इसलिए। और एलईडी को इसमें इस तरीके से ऑपरेट करने का मतलब होता है कि ज्यादा इंटेंसिटी मिल सके, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन कर सके, बड़ा करंट फ्लो कर रहा हो, इसलिए, ठीक है। तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी बच्चों उसकी बी वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें सब एनसीईआरटी के लास्ट में लिखी हुई है, मैं बता रहा हूं बच्चों, इससे क्वेश्चन आएगा तो अटक जाओगे, नहीं तो अगर तुम नहीं पढ़ के जाओगे तो इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, द सर्किट हैज टू अपोजिटली कनेक्टेड डायोड आइडियल डायोड्स इन पैरेलल, ठीक है भाई, दो अपोजिट कनेक्ट कर रखे हैं, आइडियल डायोड है। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट कितना फ्लो कर रहा होगा सर्किट में बच्चों, तो करंट फ्लो ऐसे करना चाह रहा है बच्चों, ऐसे, तो ये तो रिवर्स वाइज्ड हो जाएगा, तो करंट इसमें जाएगा बच्चों, ऐसे करके जाएगा ऐसे, तो ये जो बाहर बाहर वाला सर्किट है ये हो जाएगा बच्चों। तो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बाहर वाले सर्किट का, 6 ओम के बराबर, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों इसमें, 12 डिवाइड बाई 6 मतलब 2 एम्पियर के बराबर, 2 एम्पियर के बराबर बच्चों करंट फ्लो कर रहा होगा बाहर बाहर वाले में। अच्छा, डायोड किसके दिए हैं इसमें ये जरूर पढ़ लेना, कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम मेंशन तो नहीं कर रखा है, ठीक है। तो 2 एम्पियर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है अपन को ना, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम दे रखा होता ना तो मैं फॉरवर्ड बायस्ड में उसका
0.7 या 0.3 वोल्ट ड्रॉप लेके चलता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, ऐसा पहला क्वेश्चन तो है नहीं है। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ बच्चों। द रेजिस्टिविटी रो ऑफ द सेमीकंडक्टर वेरीज विद द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर। चार ऑप्शन दे दिए थे रेजिस्टिविटी के बारे में, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी। आप एक बात बताओ बच्चों, रेजिस्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की, पहले तो कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर का तो याद है ना आपको, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। रेजिस्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर के लिए, और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब रेजिस्टिविटी घटेगी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में 1 कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है। तो पहली बात तो ऐसे ऑप्शन जिनमें रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट रही है, जैसे ये वाला ऑप्शन है घट रही है, एक ये वाला ऑप्शन है घट रही है, इसमें तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी, मतलब जैसे मान लो T = 0 केल्विन है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है वहां पे? रेजिस्टिविटी T = 0 केल्विन पे तो बच्चों इनफाइनाइट रेजिस्टिविटी ऑफर कर रहा होगा एक तरीके से ना, बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और एक टेम्परेचर पे जाके ये क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? एक टेम्परेचर पे जाके बिल्कुल यही कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टिविटी 0 हो जाए। रेजिस्टिविटी 0 होने का मतलब हो गया कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कर दी इन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन वाली चीज जो है ना, उसमें जरूर आती है, ओम्स लॉ में जो कंडक्टर के लिए आती है ना, उसमें आती है, उसमें ग्राफ होता है ऐसे करके ना, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, आई और उसका नहीं ऊपर की तरफ नहीं, मतलब रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ आता है ना टेम्परेचर के साथ, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, मतलब ना वो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू अगर छोटी है तो हम उसको लीनियर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी लीनियर आएगा रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस। ठीक है, तो इन दो ऑप्शन में से चूज करना हो तो दिस ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो एलिमिनेशन से बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का लीनियर डिपेंडेंस तो रेजिस्टिविटी की नहीं आती। अगर लीनियर डिपेंडेंस आ रही होती तो हम एक फॉर्मूला भी पढ़ रहे होते और क्लास में उसको कराया भी गया होता है ना। इसका मतलब कुछ एक्सप्रेशन गंदा से ही आता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर विल बी। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है बच्चों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पे टूटते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। ठीक है, एनी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस का क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी घटेगी, आर घटेगा बच्चों, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एनी बढ़ेगा। तो एनी इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी, इतना इजी पीजी क्वेश्चन था ये वाला। तो अगले वाले में आ जाओ बच्चों। यहाँ पे ये बच्चों एक फर्मी लेवल का क्वेश्चन आ गया था, ये लोग खतरनाक सा क्वेश्चन ना। अब इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है बच्चों ना, अभी जस्ट मतलब ना एक वीडियो अपलोड किया है बच्चों। उस वाले वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप लोगों को मतलब हेल्प मिल जाएगी। फर्मी लेवल जो होता है ना बच्चों, वो बेसिकली द हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पजेस करता है किसी भी सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां पे वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द फर्मी लेवल। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, उन्हें बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में अच्छा वो 0 केल्विन पे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है ना बच्चों किसी इलेक्ट्रॉन का, दैट इज कॉल्ड द फर्मी लेवल एट 0 केल्विन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पे होते हैं, किसके अंदर? बैलेंस बैंड के अंदर। लेकिन ऊपर वाला भी खाली है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है ना मतलब पाए जाने की, अब हम उसको क्या कर देते हैं कि बैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड है और वो कंप्लीटली खाली है। इलेक्ट्रॉन वैसे तो कंडक्शन बैंड में भी जाता ही है, बैलेंस बैंड में है अभी मान लो, तो हम उसका फर्मी लेवल जो कंसीडर कर लेते हैं ना, बिल्कुल बीचों बीच में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल होता है ना, वो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बिल्कुल बीचों बीच में आता है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी पाई जाने की है वो बीचों बीच में बोल देते हैं हम लोग ना, माना कि वो है बैलेंस बैंड के अंदर, लेकिन दैट कैन गो अप टू हाफ ऑफ द कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड। ठीक है, इसका बच्चों फॉर्मूला भी होता है, मतलब ना एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल जो होती है ना बच्चों, उसको कंडक्शन बैंड की एनर्जी प्लस का बैलेंस बैंड की एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 है ना, वो होती है मतलब इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल बच्चों मिडिल में होता है। ठीक है, एट मिडिल होता है। ठीक है, फर्मी लेवल एट मिडिल। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है ना बच्चों, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अपने इंप्योरिटी लेवल में रहता है। तुम्हें पता होगा 0 केल्विन पे एक इलेक्ट्रॉन, जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिससे फास्फोरस ने सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस किया, तो फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है ना, 4 तो बॉन्ड बना लिए, वो तो बैलेंस बैंड में 0 केल्विन पे, 5वां इंप्योरिटी लेवल में होता है कंडक्शन बैंड के पास में। उसकी जो एनर्जी है ना, मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है सॉलिड में, उसको हम उसको फर्मी लेवल बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन जो इंप्योरिटी लेवल में, तो उसके आगे कंडक्शन बैंड खाली पड़ा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पाए जाने की कंडक्शन बैंड और इंप्योरिटी लेवल के बीच में मानी जाती है। ठीक है,
तो बच्चों इसका जो फर्मी लेवल होता है ना एन टाइप सेमीकंडक्टर का, नियर दी कंडक्शन बैंड होता है, नियर दी कंडक्शन बैंड, नियर द कंडक्शन बैंड। तो इसका ये बच्चों ये वाला आ जाएगा। तो ए वाले का बच्चों 2 वाला यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। बी वाले का बच्चों 1 आ जाएगा, यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आ जाएगा। मेरा ये इसमें आंसर गलत दे रखा है बच्चों, सी नहीं, इसका बी ऑप्शन होगा करेक्ट ना। सी गलत दे रखा है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने इसका पूरा वीडियो भी कवर किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन मतलब सॉलिड है। पी टाइप जो होता है ना वो बैलेंस बैंड के पास में होता है। पी टाइप जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है और बैलेंस बैंड होता है उसके बीच में होता है, ठीक है। तो नियर द बैलेंस बैंड होगा। मेटल जो होते हैं ना बच्चों उनका फर्मी लेवल जो है कंडक्शन बैंड के अंदर होता है, क्योंकि मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं 0 केल्विन पे। या तो इलेक्ट्रॉन ही, जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही रहता है, वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है। जिंक के अंदर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका बच्चों डी वाले का तो 4th वाला होगा। वैसे भी डी वाला 4th वाला सब में ही दे रखा था, तो हमें उसका टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं थी, बात थी इनके बारे में बात करने की, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहीं पे बता देता हूँ। वैसे तो मैंने उस वीडियो को, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, मेरा फर्मी लेवल वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया ना बच्चों, उसको अगर नहीं देखा है तो देखना जरूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्मी लेवल जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम लोग जो है कि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, तो एन टाइप और पी टाइप का दोनों का फर्मी लेवल मिड की तरफ मूव करता है, मतलब कंडक्शन बैंड से और बैलेंस बैंड के सेंटर की तरफ मूव करता है। तो फर्मी लेवल ऑफ द एन टाइप कहाँ होता है बच्चों, ऊपर, तो वो नीचे की तरफ आएगा। फर्मी लेवल ऑफ द पी टाइप कहाँ होता है, नीचे, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बच्चों आप लोगों ने अभी तक हमारा जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लेना। ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं बच्चों, इनके जो सिस्टमेटिक पीडीएफ हैं, जल्दी ही हमारे क्रैश कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल होंगे। तो वहां से आप लोग जो है क्रैश कोर्स, अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स में मतलब बहुत बहुत मेहनत करने वाला हूँ आप लोगों के लिए ना, अलग ही लेवल की मेहनत करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। मिलेंगे बच्चों क्रैश कोर्स में, वो तो वहीं पे आपको पता चलेगा। चलिए बच्चों आज के क्या है क्वेश्चंस, करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बायस्ड। इनमें से बच्चों 4 सर्किट जो दे रखे हैं, इनमें से रिवर्स बायस्ड कौन सा सर्किट है, ठीक है, ये बताना है आपको ना। रिवर्स बायस्ड सर्किट बताना है बच्चों। तो जैसे बच्चों ए वाला ऑप्शन दे रखा है हमें ना, तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों -5 वोल्ट है। एक बात बताओ, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे जाएगा करंट, इधर 0 वोल्ट है, इधर -5 वोल्ट है, तो करंट हायर से लोअर की तरफ जाएगा ऐसे करके। तो ये बच्चों फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है, तो है ना। इसमें बच्चों करंट किधर से किधर जाएगा, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, ऑब्वियस बात है करंट ऐसे जाएगा, है ना। ये भी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, है ना, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अगले वाले में आ जाओ। यहाँ पे बच्चों हायर पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ का और ज्यादा है, यहाँ 4 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, तो करंट इसमें कैसे आने की कोशिश करेगा, पीछे आने की कोशिश करेगा, यही रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। इसमें बच्चों यहाँ का 0 वोल्ट है, यहाँ पे करंट 2 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो गया, और सी वाला बच्चों रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जीनर डायोड। जीनर डायोड के बारे में बच्चों क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन द रिवर्स बायस्ड एंड बिहेव लाइक अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस्ड। इट वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड इन द रिवर्स बायस्ड, ठीक है। इट वर्क वोल्टेज रेगुलेटर ओनली इन द फॉरवर्ड बायस्ड, इट वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन द फॉरवर्ड बायस्ड। हमें इतना पता है कि जब हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जीनर डायोड को यूज कर रहे होते हैं, तो हम रिवर्स बायस्ड में इसको ऑपरेट करवाते हैं। और रिवर्स बायस्ड में हम ऑपरेट करवा रहे हैं, इसका ब्रेकडाउन वाली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होने नहीं देता। नॉर्मली तो बच्चों ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे उन्होंने लिखा है, इट वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन द रिवर्स बायस्ड, ये सही लग रहा है मेरे को, एंड बिहेव लाइक अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक वाला एक क्वेश्चन भी आया था पिछले वाले सेशन में, मैंने कवर किया था, तो उसमें देखा होगा तुम लोगों ने कि इसका जो ग्राफ बन रहा था वो नॉर्मल डायोड जैसे ही तो बन रहा था, बस अगर आप उसका जो है क्या कहते हैं, अगर आप इसका ब्रेकडाउन कंसीडर ना करो तो, ठीक है। तब तक ए वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, जीनर डायोड के बारे में था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जीनर डायोड के बारे में थोड़ी सी डोपिंग वगैरह के बारे में पता कर लेना। जीनर डायोड होते हैं और एक 2 तरीके का ब्रेकडाउन होता है, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। वो मैंने नोट्स में लिखा रखा है बच्चों, एक बार उसको चेक कर लेना कि किसमें हैवी डोपिंग करनी होती है, किसमें मॉडरेट डोपिंग करनी होती है, ठीक है। अब इतना तो एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल कर पाऊं तो, अगर हैवी डोपिंग कर दी तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी तो V डिवाइड बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो इन दैट केस एवलांच ब्रेकडाउन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो तोड़ता है ना बॉन्ड, वो एवलांच ब्रेकडाउन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बॉन्ड तोड़ता है वो जीनर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो हैवी डोपिंग में मतलब जीनर ब्रेकडाउन होगा।
मॉडरेट डोपिंग या लाइट डोपिंग करोगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बड़ी होगी, फिर उस केस में मतलब जो ब्रेकडाउन होगा वो एवलांच ब्रेकडाउन होगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन या होल पेयर जो है बॉन्ड तोड़ते हुए लेके जाएंगे डिप्लीशन रीजन के अंदर से। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, हैवी जीनर ब्रेकडाउन, मॉडरेट और लाइट एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं इसको, यार गलत बताने से अच्छा है कि चेक कर लूँ ना मैं इसको, मुझे जहाँ तक याद है वो तो ऐसे याद था, ठीक है, हो जाता है ना यार, इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा है। सेमीकंडक्टर इज हैवीली डोप्ड, यस मैंने जो बताया बच्चों बिल्कुल सही बताया, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जब हैवीली डोपिंग हो रखी होती है ना, दोनों तरफ पी साइड में होल्स बहुत ज्यादा हैं, एन टाइप साइड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, तो क्या है डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है तो जो उसका जो पोटेंशियल बैरियर है ना, दैट डिवाइडेड बाई डी, वो उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बॉन्ड तोड़ता है। एवलांच में इलेक्ट्रिक फील्ड से बॉन्ड नहीं तोड़वाने, वो तो इलेक्ट्रॉन तोड़ते हुए लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों एवलांच ब्रेकडाउन तब होता है जब लाइट मॉडरेट डोपिंग होती है, ठीक है। एवलांच ब्रेकडाउन, और इसका ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन कभी आया नहीं है, दे माइट आस्क अ क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल, ओके। अगले क्वेश्चन पे बच्चों आपका इंतजार कर रहा है बेचारा इतनी देर से। इन द गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 3 वोल्ट, ठीक है, जीनर डायोड का 3 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है इन्होंने, और फिर बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड। आई जेड मतलब इस वाले जीनर डायोड में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, मेथड याद हो गया होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा, मान लो जीनर, पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, जीनर डायोड को हम बिल्कुल अलग कर देते हैं, मतलब ना जीनर डायोड को हटा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1/3 पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, यहाँ पे 2/3 आएगा। 2/3 बोले तो 10 का 2/3 मतलब 20/3 मतलब 6.7 के करीब आ रहा होगा। तो मतलब ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे 3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल हो नहीं सकता, मतलब जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे इसका ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 3 वोल्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 3 वोल्ट होगा तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना 3/2 1.5 मिली एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कर रहा होगा, और यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों को 7 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों 7 मिली एम्पियर करंट आ रहा होगा। 7 मिली एम्पियर आ रहा है, 1.5 मिली एम्पियर उधर जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चों 5.5 मिली एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कर रहा होगा। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऐसे हो जा रहे हैं उन्हें क्वेश्चन, इतने करवा दिए ना मैंने इसके। तो मैं समझ में आया नहीं आया, नहीं है तो पिछला वाला देखना कि किससे मैंने बहुत लाइट तरीके से बताया है, ठीक है। ओके, सी ऑप्शन आ जाएगा। लो एक और आ गया, चलो इस वाले को बता दूंगा, इसको प्यार से बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। इस वाले को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है। अ जीनर डायोड ऑफ द ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे बच्चों जीनर डायोड को आपने वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर रखा है। द करंट थ्रू द जीनर डायोड इज, जीनर डायोड से जो करंट होगा वो पूछ रहे हैं। क्या होता है बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है कि जीनर डायोड को बिल्कुल हटा दो, और जीनर डायोड जिन दो पॉइंट के क्रॉस कनेक्ट कर रखा है उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है तो फिर क्वेश्चन को आपको दोबारा से सॉल्व करना है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हो गया होगा, और फिर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वही वोल्टेज आप उन दोनों पॉइंट के बीच में लेके क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे। तो पहला स्टेप मैं बताता हूँ यहाँ पे, पहले ये और ये, इन दोनों को बच्चों हमने पहले हम पता करते हैं जिन दो पॉइंट के बीच में जीनर डायोड लगा हुआ है वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो ये बच्चों कितना है 200 ओम, और ये वाला कितना है बच्चों 500 ओम। तो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा बच्चों, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई आ जाएगा बच्चों हमारे पास 20/700 के बराबर। ये V कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 20/700 इंटू 500 के बराबर, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। तो V की वैल्यू आ रही होगी बच्चों, V की वैल्यू आ रही होगी 100/7 के बराबर। ये ग्रेटर देन 10 वोल्ट आ रहा है, यस 10 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो गया होगा, ब्रेकडाउन हो गया होगा बच्चों। तो ब्रेकडाउन जब हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमें इस सारी कैलकुलेशन को भूल जाना है, दोबारा से सॉल्व करना है। ब्रेकडाउन जब हो गया तो यहाँ का वोल्टेज होगा बच्चों 10 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ पे बच्चों वही 10 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में तो लगा हुआ है जीनर डायोड के। तो यहाँ पे बच्चों 10/500, यहाँ पे 20 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा, इधर ना 20 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। बचा कुचा ड्रॉप बच्चों इसके क्रॉस होगा कितना, 10 वोल्ट का। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पे 50 मिली एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कर रहा होगा। 50 मिली एम्पियर इधर आ रहा है, 20 उधर गया, तो जीनर डायोड से बच्चों 30 मिली एम्पियर करंट चला जाएगा। 30 मिली एम्पियर बच्चों, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी, जीनर डायोड के, तो जीनर डायोड के तो भर भर के क्वेश्चन आए, मैंने बहुत सारे तो हटाए हैं बच्चों इसमें से ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। A Zener diode of the power rating 1.6 watt is to be used as a voltage regulator, ठीक है, 1.6 वॉट का है, ठीक है भाई, वॉट दिया है इन्होंने ना, पावर रेटिंग दी है, अच्छा। If the Zener diode has a breakdown of 8 volt and it has a regulate voltage and fluctuating between voltage fluctuating between
3 वोल्ट एंड द 10 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर एस फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द डायोड विल बी। इस डायोड के सेफ ऑपरेशन के लिए जो यहाँ पे आर एस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। खतरनाक क्वेश्चन है यार ये तो। जब यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल है ना बच्चों, उसको आप जो है 3 से 10 वोल्ट तक लेके जा रहे हो। 10 वोल्ट पे इसके खराब होने के चांसेस है, 10 वोल्ट पे खराब होने के चांसेस है ना इसके, है ना। 10 वोल्ट पे एक काम करते हैं, इसको 10 वोल्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना, आई मैक्सिमम करंट जब आएगा वो 10 वोल्ट पे ही आएगा। आई मैक्स जो होगा वो बेसिकली, अब मैं कह रहा हूं जस्ट ये मान लो सेफ हो रहा है, तो तुम्हें मैंने बताया है, इन्होंने बोला है कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना वो 8 वोल्ट है। ब्रेकडाउन नहीं होने देना, मतलब यहाँ का पोटेंशियल उस टाइम पे 8 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो बच्चा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों यहाँ पे आ रहा होगा 2 वोल्ट का। आई मैक्स जो आएगा वो 2 डिवाइडेड बाई आर एस के बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, 2 डिवाइड बाई आर एस के बराबर आ जाएगा हमारे पास आई मैक्स जो है। वही करंट बच्चों इधर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, वो ये इधर जा रहा होगा। तो आई मैक्स इंटू 8 वोल्ट, ये बच्चों इसकी मैक्सिमम पावर के बराबर होना चाहिए 1.6 के बराबर। आप कहोगे सही है सर, तो 2 डिवाइडेड बाई आर एस और इंटू 8 इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा। आर एस की वैल्यू बच्चों 10 ओम के बराबर आ जाएगी, 10 ओम होना चाहिए बच्चों। तो मैक्सिमम वाले के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करके देख लिया बच्चों मैंने तो इसको, है ना। मैक्सिमम जब वोल्टेज लगाओगे तभी इसके खराब होने के चांसेस हैं। उसकी पावर उस टाइम पे मैक्सिमम होनी चाहिए, उस टाइम पे वोल्टेज भी 8 वोल्ट होना चाहिए। उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर बच्चों, सिंपल सी बात है। क्योंकि 3 से 10 तक जा रहे तो खराब होने के चांस तो ज्यादा वोल्टेज पे आएंगे ना, ठीक है। मैंने ज्यादा वाला लेके बस उसकी लिमिटिंग कंडीशन से पता कर लिया कि आर एस की वैल्यू क्या हो सकती है। क्लियर 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 ओके। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर एस फॉर द सेफ ऑपरेशन। इससे छोटी के लिए चलेगा क्या ये वैल्यू? अगर आर एस की वैल्यू छोटी कर दी जाए तो करंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब दिस इज द आंसर, ठीक है ओके। अगले वाले में आ जाओ। इफ ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इन द फॉलोइंग सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। यहाँ पे बच्चों एक इधर एरो गलत बना रखा है। 5 वोल्ट की बैटरी लगी रखी है बच्चों यहाँ पे, और I1 I2 I3 I4 करंट दे रखे हैं। इसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, I3 वाला तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे जाना है, इसमें फ्लो करेगा इसमें फ्लो करेगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? फिर देखो इस बीच वाले को तो उड़ा ही दो पूरा ना, सर्किट को उड़ा दो। ये 25 और 125 150 हो जाएगा, 25 और 125 150 हो जाएगा। 150 और 150 दोनों पैरेलल में बच्चों, तो इनका 75 आ जाएगा। 75 और 25 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना पूरे सर्किट का, वो 100 ओम के बराबर होगा। I1 की वैल्यू बच्चों 5 डिवाइड बाई 100 के बराबर आ जाएगी। पहले तो ये समझ लो। तो I1 बच्चों हमारे पास 1/20 एम्पियर के बराबर आ रहा होगा, 1/20 एम्पियर के बराबर हमारे पास I1 आ जाएगा, ठीक है। I1 आ गया। I1 बच्चों फिर दोनों सर्किट आइडेंटिकल, उनमें आधा आधा बढ़ जाएगा। तो I4 और I2 जो है ना बराबर होंगे, और ये 1/40 के बराबर होंगे, ठीक है। तो I3 वाला तो जीरो है, तो I3 वाला तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं आएगा। तो I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, I2 आधा होगा बच्चों, I1 डबल होगा। यस, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। I1 अपॉन I2 नहीं, I2 और I4 का रेशियो 1 के बराबर आ रहा होगा, I1 और I2 का नहीं आएगा। I1 तो ये वाला है ना जो यहां से आ रहा है, इधर से जो करंट आ रहा है ना, ये वाला यही तो दोनों में बट रहा है, इधर और इधर दोनों में बराबर बराबर बट जा रहा है। तो I2 और I4 जो होंगे ना वो I1 के आधे होंगे। I1 जो है I2 और I4 का डबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं लगा मेरे को ये वाला, ठीक है। अगला वाला, conductivity of a photodiode starts changing only if the wavelength of the incident light is less than 660 नैनोमीटर। तो इससे छोटी वेवलेंथ के लिए मतलब इसको चेंज करना है। द बैंड गैप ऑफ द डायोड इज फाउंड टू बी दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, फोटो डायोड में होता क्या है बच्चों? ये होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, नहीं सॉरी बैलेंस बैंड, ठीक है। और यहाँ पे होता है बच्चों कंडक्शन बैंड। तो ये एनर्जी गैप होता है ना बच्चों, डेल्टा ईजी जिसको बोलते हैं हम ना, फॉरवर्डन गैप भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आने वाला फोटोन उसकी एनर्जी इस गैप से ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को भेज पाएगा वो कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो SC डिवाइडेड बाई लैम्डा जो है बड़ा या बराबर होना चाहिए डेल्टा ईजी के, ठीक है। फॉरवर्डन गैप से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो लैम्डा बच्चों छोटा या बराबर होना चाहिए
इसलिए इन्होंने बोला है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज लेस देन 660 नैनोमीटर। लैम्डा छोटा है बराबर होना चाहिए एस से डिवाइड बाई डेल्टा ईजी से, समझ गए। तो ये लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 660 नैनोमीटर दे रखी है। तो अब इसको ले आओ, तो डेल्टा ईजी जो आ जाएगा ना वो एस सी डिवाइड बाई लैम्डा की मिनिमम वैल्यू, सॉरी लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि ये लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना इससे छोटा है बराबर, तो एक तरीके से लैम्डा मैक्स जो हो गया ना यहाँ पे, जिसके लिए यहाँ पे ये इंटेंसिटी चेंज होना चालू होगी, मतलब करंट चेंज होना चालू होगा, कंडक्टिविटी चेंज होना जो चालू होगी, वो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास एस सी डिवाइड बाई डेल्टा ईजी टाइप से आ गई। अरे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता करते हैं उसी तरीके का रिलेशन बन गया ना यहाँ पे हमारे पास। एस सी की वैल्यू होती है बच्चों, इन्होंने दिया 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दिया बच्चों 660 नैनोमीटर 10 टू माइनस का 9। बाद में इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना, यहाँ पर लिखना 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। ठीक है, इसी हिसाब से चलते हैं। ये कटेगा बच्चों यहाँ पे, इसको 100 बार काट देंगे, 100 बार। ठीक है, 100 बार कटे ये, माइनस का 19 और माइनस का 7, इन दो को भी एडजस्ट कर दो, 9 ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 26 और 8 34, तो ये 34 पूरा कट जाएगा इससे ना, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ गया। तो 30 डिवाइडेड बाई 1.6, तो इसको लिख देंगे डेल्टा ईजी की वैल्यू जो आई ना बच्चों वो हमारे पास 15 डिवाइड बाई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू बच्चों 15 के बराबर हो जाएगी। ये बढ़िया क्वेश्चन लगा, मतलब ना थोड़ा सा हट के लगा है। तो ये फोटो डायोड का क्वेश्चन था बच्चों। फोटो डायोड के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये वाला मिल गया। लो जी, खुश हो जाओ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड। सो नॉट करेक्ट बच्चों ना, कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है। नॉट करेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एलईडी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन। एलईडी जो होता है ना बच्चों, हेवीली डोपिंग हो रखी होती है। फॉरवर्ड बायस करंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी मिलेगी, है ना। तो इससे हैवी डोपिंग कर रखी होती है। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, आपको पढ़ के जाना है भाई। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको पढ़ के जरूर जाना बच्चों, ठीक है। तो यस, इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन, ये सही है, बट दे आर आस्किंग नॉट करेक्ट। इट एमिट लाइट ओनली व्हेन इन फॉरवर्ड बाइज्ड। यस, ये भी सही है, फॉरवर्ड बाइज्ड में इसको ऑपरेट कराया जाता है। फोटो डायोड को बच्चों रिवर्स बाइज्ड में ऑपरेट कराया जाता है, एलईडी को फॉरवर्ड बाइज्ड में ऑपरेट कराया जाता है। इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज रिवर्स बाइज्ड, ये गलत है। एक तो ये गलत हो गया था। एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। सो जो एनर्जी गैप होता है ना, जो फॉरवर्डन गैप होता है बच्चों, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, उसके बराबर एनर्जी का या उससे थोड़ी सी कम एनर्जी का फोटोन यहाँ पे एमिट हो रहे होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों सी वाला हो जाएगा, एंड द आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, तो एलईडी वाला पार्ट, सोलर सेल वाला पार्ट बच्चों, फोटो डायोड वाला पार्ट, इन तीनों को करके जाइएगा जरूर। चलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज द असर्शन ए एंड द अदर इज लेवल्ड एज द रीजन आर। असर्शन ए दे रखा है इन्होंने, फोटो डायोड्स आर प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस कंडीशन फॉर द लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट। फोटो डायोड्स को बच्चों हम लोग किस में ऑपरेट कराते हैं? रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं, ठीक है, फॉर द लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट। ठीक है, रिवर्स बायस में ऑपरेट कराने के पीछे रीजन क्या होता है बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ। रिवर्स बायस में जो करंट होता है ना, वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के होते हैं, बहुत छोटे करंट होते हैं, बहुत स्मॉल करंट होते हैं। तो उसमें जो छोटा सा माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का जो चेंज आएगा ना, वो अच्छा खासा कंसिडरेबल चेंज कंसिडर किया जाएगा। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होते हैं वो मिली एम्पियर के ऑर्डर के होते हैं बच्चों, ठीक है, मिली एम्पियर के ऑर्डर के करंट होते हैं। उनमें अगर आप 10-20 माइक्रो एम्पियर का करंट में चेंज करोगे ना बच्चों, तो वो करंट का चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, है ना। इसलिए फोटो डायोड्स को, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक फोटो डायोड में आपने रिवर्स बायस में कनेक्ट कराया और उसमें करंट 100 माइक्रो एम्पियर के बराबर फ्लो कर रहा था, रिवर्स बायस करंट। आपने लाइट डाली, लाइट डालने से नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। डिप्लीशन रीजन में उन्होंने करंट को चेंज कर दिया, मान लो 10 माइक्रो एम्पियर से चेंज कर दिया, वो छोटा ही चेंज होता है, ठीक है। 10 माइक्रो एम्पियर से जो चेंज आया वो 100 माइक्रो एम्पियर में जो ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा था उसका करीब करीब 10% चेंज हो गया। 10% चेंज तो अच्छा खासा चेंज हो गया है ना। अब यहीं पे कंसीडर करोगे, अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करा रहे होते और यहाँ पे 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता, 10 मिली एम्पियर मतलब 10,000 माइक्रो एम्पियर हो गया एक तरीके से ना। उसमें 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज पता भी नहीं चलेगा। 10,000 माइक्रो एम्पियर के सामने 10 माइक्रो एम्पियर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए इनको रिवर्स बायस्ड में ऑपरेट कराया जाता है, जिससे कि चेंज अच्छा खासा डिटेक्ट हो सके कि करंट में चेंज हो रहा है, ठीक है।
पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है बच्चों ना। दूसरा कह रहे थे करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस फॉर अ पीएन जंक्शन। कह रहे हैं फॉरवर्ड बायस का करंट जो है ज्यादा होता है। देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉरवर्ड बायस का करंट जो ज्यादा होता है, लेकिन इन्होंने वो चीज नहीं बोली कि वो बहुत ही छोटा होता है करंट ना, मतलब, और करंट में जो चेंज आएगा वो कंपेरेबली अच्छा खासा चेंज मिलेगा हमें रिवर्स बायस्ड में। ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस का करंट कम होता है रिवर्स बायस से, ये एक स्टेटमेंट दे दिया। मतलब देखो इस वाले में ना, इस वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब ना अगर आप इसको बोलो कि करंट छोटा है इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो एक बार को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये इस स्टेटमेंट ने वो चीज नहीं कही कि मतलब बहुत ही छोटा करंट होता है रिवर्स बायस्ड में, और उसमें जो चेंज आता है वो कंपेरेबल टू करंट होता है, इसलिए हम उसको डिटेक्ट करना इजी होता है, मतलब ना कुछ इस तरीके से थोड़ी और इंफॉर्मेशन दी होती ना, तो हम इसको ज्यादा अच्छे से मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल पाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एनटी वालों ने इसका आंसर जो है बी ऑप्शन दिया बच्चों, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है, मतलब ना आई विल से कि दिस इज कंफ्यूजिंग वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज द असर्शन ए एंड द अदर इज लेवल्ड एज द रीजन आर। असर्शन बोल रहा है बच्चों फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन द फॉरवर्ड बायस यूजुअली फॉर द मेजरिंग द लाइट इंटेंसिटी। गलत। देखो फोटोडायोड का बैक टू बैक असर्शन रीजन आया, देखो पिछला वाला भी यही था फोटोडायोड का, अगला वाला भी बच्चों फोटोडायोड का ही है, ठीक है। पहला गलत हो गया। फॉर पीएन जंक्शन डायोड एट अप्लाइड वोल्टेज वी द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस फॉर वी। अगर आपने जो वी जेड जो है वी जेड से छोटा लगाया है और वी नॉट मतलब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे ज्यादा लगाया है। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो माइक्रो मिली एम्पियर के ऑर्डर के होते हैं, और रिवर्स बायस में अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो बच्चों जो करंट होते हैं वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के होते हैं, और इन्होंने ब्रेकडाउन की कंडीशन अवॉइड की है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे छोटा वोल्टेज लगा रहे हो आप ना। तो सही बात है बच्चों, ये वाला सेकंड स्टेटमेंट सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, क्रैश कोर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, इन द सर्किट बिलो ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू इनपुट एंड सी रिप्रेजेंट द आउटपुट, द सर्किट रिप्रेजेंट विच गेट। ठीक है, इनमें से एंड और जो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों उनमें से कौन सा गेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है। सो मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर देता हूं। जब भी बच्चों इस तरीके का गेट दे रखा हो ना बच्चों, तो आप लोगों को उनमें से एंड या और होता है, और नॉट गेट जो होता है ना उसमें ट्रांजिस्टर यूज हो रहा होता है। तो ट्रांजिस्टर देखे तो नॉट समझ जाना, एंड और वाले होते हैं बच्चों इस तरीके के होते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट है। मान लो तुमने यहाँ पे 5 वोल्ट लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट के बाद 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखा तुमने ना, तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, यहाँ का 4.3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर 5 वोल्ट लगाओगे तो यहाँ भी ये भी फिर कंडक्ट करने लगेगा ना, और यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल आएगा 4.3 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पे 5 लगाओगे तो ये वाला रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर का पोटेंशियल 4.3 हो गया तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, दोनों 5 लगाओगे दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे, एक पे 5 लगाओगे एक पे 0 लगाओगे तो एक 0 वाला रिवर्स बायस्ड और दूसरा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और यहाँ का पोटेंशियल जो 4.3 के बराबर आएगा। अब अगर बच्चों आपने दोनों को 0 वोल्ट लगाया यहाँ पे ना, मतलब 0 वोल्ट है ना, तो 0 वोल्ट लगाओगे तो बच्चों इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा 0 वोल्ट के बराबर आएगा। तो जब दोनों इनपुट लो हैं तो आपको आउटपुट भी लो मिल रहा है, और दोनों इनपुट में से एक भी हाई है अगर, तो आउटपुट आपको हाई, मतलब हाई बोले तो 4.3 के बराबर मिल रहा है। ऐसा गेट कौन सा होता है बच्चों, दोनों 0 हो तो ही 0 मिले, एक भी अगर 1 हो गया तो आपको 1 आउटपुट दे रहा है, क्योंकि 0 और 1 के टर्म में बताते हैं ना, हाई के लिए 1 और लो के लिए 0 यूज करते हैं। तो ऐसा गेट होता है बच्चों और गेट, तो ये बच्चों और गेट का होता है। ठीक है, और गेट आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों कई बार वो जो एंड गेट होता है ना उसमें पहले तो ये डायोड उल्टे लगे होते हैं, और यहाँ पे 5 वोल्ट लगा रखा होता है, यहाँ पे ना बैटरी लगा रखी होती है उन्होंने ना। एंड गेट उस तरीके का बनता है, बस उसका ध्यान रखना। और गेट और एंड गेट आपको याद रखने हैं बच्चों ना कम से कम, और बाद बाकी में क्रैश कोर्स के अपने उसमें करा ही दूंगा आपको कि एंड गेट और गेट कैसे बनाते हैं अपन ना डायोड लेके। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, अब ये लॉजिक गेट यहाँ से स्टार्ट हो गया बच्चों। फर्स्ट 30 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के थे, और ये जो अगले वाले क्वेश्चन है बच्चों इसमें मिक्स आएंगे। ठीक है, द लॉजिक सर्किट शोन बिलो हैज द इनपुट वेव फ्रंट ए एंड बी एज शोन, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेव फ्रंट। तो आउटपुट वेव फ्रंट आप लोगों को बताना है, ये इनपुट वाला है बच्चों। तो पहले तो ये देखो ये कौन सा गेट है, ठीक है, ये कौन सा गेट है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दोनों के दोनों ये नॉट गेट लगे हुए हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉर गेट लगा हुआ है। देखो यहाँ पे सर्कल बना रखा है, तो ये नॉर गेट होगा, और के आगे नॉट गेट और लगा रखा है। तो जब ये हाई होगा ये वाला भी हाई होगा, ये 1 और 1 होंगे बच्चों, तो ये 0 0 जाएगा, 0 0 का 0, और यहाँ पे मिल जाएगा 1, तो आपको 1 मिलना चाहिए, हाई मिलना चाहिए पहले ना।
दोनों लो कर दिए बच्चों, 0 0, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। दोनों लो है तो बच्चों यहाँ पे आपको लो मिलना चाहिए, तो हाई लो, हाई लो, हाई और लो, ठीक है। तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ठीक है, सी वाला ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं बच्चों अगले वाली पॉसिबिलिटी पे, एक हाई कर दिया दूसरा लो है, तो ये हाई कर दिया ये लो रहने दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0 1 का 1 आएगा, 1 का नॉट जो है 0 दे देगा, तो लो मिलना चाहिए इस वाले पार्ट में भी। तो ये हाई दे रहा है तो ये एलिमिनेट हो गया, लो दे रहा है ये वाला भी लो दे रहा है, ठीक है, ओके। और ये अगले में भी लो दे रहा है, अब चेंज हो रहा है यहाँ पे। हाँ, इस वाले पार्ट में तीनों बी ए और डी रहेंगे ना हमारे, तो इसी पार्ट को चेक करना है इस वाले को ना। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो हमें इसमें मिला है ना, दोनों लो थे इसमें ना, ओके, दोनों लो थे तो लो मिला हमें, ठीक है, एक हाई हो गया। हाँ, अब हमें ये वाला पार्ट चेक करना है, तीसरा वाला जो है ना, तीसरा वाला ये, इसमें बच्चों एक हाई है एक लो है, तो 1 0, तो ये हो जाएगा 0 1 का 1 आएगा और वो 0 कर देगा। यहाँ पर भी बच्चों हमें 0 मिलना चाहिए, ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे चेक कर सकते हो आप लोग ना, बिल्कुल हो जाएगा आंसर। अगले वाले में आता है द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट शोन इन द शोन बिलो यील्ड्स, कौन सा गेट बनाएगा बच्चों, ये वाला आप लोगों को बताना है, ठीक है, कौन सा गेट बनेगा, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, जॉर गेट, ठीक है। क्या क्या तरीके हैं इसको करने के ना, एक काम करते हैं बच्चों, इसको करने के लिए ना ट्रुथ टेबल बना लेते हैं थोड़ा सा ना, वो भी मेथड अच्छा ही रहता है ना, ट्रुथ टेबल बना के ना। तो ट्रुथ टेबल में क्या क्या करोगे तुम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वैसे बुलियन अलजेब्रा वाला भी एक मेथड होता है, फंडा होता है बच्चों। ट्रुथ टेबल ए बी और वाई, अच्छा आइडिया लग जाएगा यहाँ से ना। मान लो ये 0 है ये भी 0 है, तो दोनों का एक ही जैसा आएगा, क्योंकि दोनों में 0 0 गया, ये एंड ये नैंड गेट है, ठीक है, ओके। ए और बी बच्चों जब आपने 0 0 रखे, तो जब इसमें दोनों में 0 0 गया ना, यहाँ पे 0 आया, वो दोनों का 0 0 गया, तो जो एंड गेट होता है वो उसको 0 कर देता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी बच्चों 1 आ जाएगा, सेम चीज ऊपर हो रही है, 1 और 1 गए तो 1 का 0 मिलेगा आपको ना, 0 0 का 0 कर रहा है, ठीक है, 0 0 पे 0 मिल रहा है, ठीक है। अब एक को 1 कर दो बच्चों, एक को 0 कर दो, जिसको 1 किया तो 1 और 1 का यहाँ 1 आया और फिर 0 हो गया, और जिसका 0 लिया उसका यहाँ 1 आएगा, तो 0 यहाँ पे 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा ही 0 1 में भी 1 ही मिलेगा, मतलब ना करके देख लेना। दोनों अगर आपने हाई रखे 1 और 1, तो 1 और 1 का 1 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 0 का यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसा कौन सा गेट होता है जो एक भी अगर हाई है तो हाई दे रहा है, और गेट, ये और गेट हो जाएगा, काम करना। और गेट बच्चों एक भी अगर इनपुट हाई है ना, तो हाई अगर मिल रहा है तो और गेट होगा, एक भी इनपुट अगर लो है तो आपको लो आउटपुट मिल रहा है तो एंड गेट होता है वो, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो भाई अगला क्वेश्चन, द ट्रुथ टेबल फॉर द 4 NAND गेट एज शोन इन द फिगर, ट्रुथ टेबल के बारे में बात करनी, खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। चलो भाई 0 0 0 लेते हैं पहले दोनों में ना, 0 0 0 0 जब इसमें गया ना दोनों 0, तो ये 0 करेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0 है, तो यहाँ पे बच्चों 0 और 1 का 0 कर देगा, फिर ये 1 आ जाएगा, ये नॉट लगा हुआ है ना आगे, और ये क्या कर देगा बच्चों, इसका 0 1 और 1 का 0 0 0 पे 0 किस में मिल रहा है बच्चों, ए में मिल रहा है, बी वाला एलिमिनेट हो गया, सी वाला एलिमिनेट हो गया, और डी में मिल रहा है, ठीक है। बस ये वाला और चेक कर लो, क्योंकि इन दोनों में ये अलग है ना। तो इसका 0 0 जाने दो, इसको 1 जाने दो यहाँ से ना, तो कलर चेंज कर लूँ मैं थोड़ा सा, रेड कलर, तो ये 0 ये 1, ठीक है। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ 0 है यहाँ 1 है, जब तुम 1 और 0 करोगे ना, तो जो रिजल्ट 0 1 के लिए आना चाहिए वही 1 0 के लिए आना चाहिए, ऊपर नीचे सिमेट्री है, ठीक है। 0 1 के लिए जो रिजल्ट है वही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों का अलग अलग रिजल्ट दे रखा है, तो मैं इसको डी वाले को टिक करके आ जाऊंगा, चेक ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें दोनों की सिमेट्री दे रखी है, और डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तुम समझे, ऊपर 0 रखो नीचे 1 रखो, तो जैसे चलेगी ना चीज, वैसे ही नीचे 0 रखोगे ऊपर 1 रखोगे, वैसे ही चलेगी, वही रिजल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक है ना पूरा का पूरा। तो ऐसे भी करना मानी तो तुम चेक कर लेना बच्चों ना, ये स्मार्ट ट्रिक है मतलब मैं करने का, जो मैंने तुम्हें बताया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ,
टू गेट एन आउटपुट ऑफ 1 फ्रॉम द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट मस्ट बी, यहां पे हमें 1 चाहिए, ये एंड है तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, तभी एंड गेट जो है ना बच्चों 1 देता है, दोनों हाई होने चाहिए तब 1 देता है। ठीक है, तो ये तो सी वाला तो डेफिनेटली 1 होना चाहिए, तो C0 ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, C1 और ये 1, ये ए और बी यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये और गेट है तो ए और बी में से कम एक जो है 1 होना चाहिए, ये ए और बी को दोनों को 0 बोल रहे हैं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो भाई हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसा लग रहा है बच्चों, मेथड कैसा लग रहा है मेरा कराने का तुम्हें ना? अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल दे रखी है, द ट्रुथ टेबल गिवन इज दिस, ये कह रहा है जब 0 0 है तो तुम्हें 0 मिल रहा है, 0 1 पे 1 मिल रहा है, 1 0 पे 1 मिल रहा है, मतलब एक भी हाई इनपुट है तो आउटपुट हाई मिल रहा है, मतलब वो और गेट की पहचान होती है, और ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर एक भी लो है और लो आउटपुट मिल रहा होता है तो वो एंड गेट होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से ना, ए वाला आ जाएगा, ये तो बहुत इजी। ए बी सी डी आर इनपुट टू अ गेट एंड एक्स इज द आउटपुट, एक्स आउटपुट है, देन फॉर द फॉलोइंग कौन सा होगा? देखो ये लो 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 और लो, तो लो मिला, हाई लो 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 हाई मिला, लो हाई लो 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 हाई हाई लो लो ठीक है, लो 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 हाई हाई, तो हाई मिल रहा है। एक भी एक चीज देख रहे हो तुम, इनमें से एक भी हाई है ना तो आपको हाई आउटपुट मिल रहा है, तो एक भी हाई होने पे अगर हाई मिल रहा होता है ना बच्चों तो और गेट होता है, उसकी पहचान और गेट होती है, बस काम खत्म। इतना चेक करना था, इसमें मल्टीपल इनपुट है फिर भी। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक भी लो मिलने पे लो मिलता है वो एंड गेट होता है, एक भी हाई मिलने पे हाई मिलता है वो और गेट होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन बच्चों, ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट विल बी, 0 0 का चेक कर लो एक बार तो करते हैं। मान लो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 ले लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ गया ये 0, यहाँ भी 0 गया, और यहाँ भी 0 गया, यहाँ 0 लिया था तो यहाँ 1 आया तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 था तो ये 0 आ जाएगा, एक मिनट है ना, कोई बात नहीं, 0 0 का ये क्या कर देगा, 1 कर देगा, 0 आएगा फिर नॉट लगाओ ना 1 आ जाएगा, तो 0 0 में 1 किसे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो बी वाला उड़ा दो और सी वाला उड़ा दो। पता नहीं मुझे इस बारे में गड़बड़ लग रही है, उसमें सारे हाई हाई आ रहे हैं, मतलब ना हमेशा हाई रह रहा है तो क्यों बनाया भाई ऐसा सर्किट, हाई और लो कर ही ना पाए, मतलब ना सारे इनपुट पे हाई दे रहे हैं। चलो मुझे नहीं पता, ये भी आ सकता है ना, तो मैं क्या चेक करूंगा, बस मुझे ये वाला चेक करना है, 1 और 1 वाला। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, 1 और 1 के लिए रेड से 1 1 1 0 0 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 0 और उसका 1 आ जाएगा, तो 1 आना चाहिए। हाँ ये आ रहा है, ए वाला ऑप्शन आ रहा है, खतरनाक ये तो बड़ा ही अजीब शानदार सा सर्किट है, देख रहे हो, मैंने पहली बार देखा कि इसमें सब में 1 आ रहा हो, आउटपुट 1, खतरनाक है ये तो। ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, द ट्रुथ टेबल फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर, इस वाले सर्किट के लिए बच्चों ट्रुथ टेबल क्या होगी? ठीक है, 0 0 वाला चेक कर ले मेरे, चलो 0 0 0 0 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0, और ये 0 ये हो जाएगा 1। ठीक है, 0 0 में 1 कहाँ कहाँ दे रखा है इसमें, अरे सब एक ही एलिमिनेट हुआ, मतलब फंसा दिया। अरे अब करते हैं 1 1 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज करके 1 1 को चेक कर लेते हैं, 1 1 व्हाइट से चेक करते हैं, 1 और 1, यहाँ 1 आ जाएगा और ये 1 आया, ये 0 आ जाएगा, 1 और 1 का 0 किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब कौन से को चेक करूं, इस वाले को चेक कर लेते हैं, 1 और 0 येलो कलर से, 1 और 0, तो 1 ऊपर से 1 आया और 0 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज, इस वाले लॉजिक सर्किट का बच्चों आउटपुट क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। ये भाई बूलियन अलजेब्रा आ गए यहाँ पे। सो बच्चों एक तो ये बूलियन अलजेब्रा से होता है ना, दूसरा बच्चों इसका तरीका होता है कि आप ट्रुथ टेबल से चेक कर दो, मतलब ना इनपुट और उससे चेक कर सकते हो, मतलब ना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इसको चेक किया जा सकता है। कैसे चेक करेंगे बच्चों, इनपुट से ट्रुथ टेबल बना लो इस वाले केस में ना, बूलियन अलजेब्रा इज मतलब बेटर ऑप्शन इफ यू हैव
अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट देन यू कैन गो विद दैट। तो ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ बच्चों मैं तो ना इसका, जैसे ए बी और ये हो गया वाई। तो ए में बच्चों मैंने 0 0 रखते हैं पहले, तो यहाँ पे जब 0 0 रखा तो यहाँ पे 0, अच्छा जब 0 0 रखूंगा तो 0 0 का ये कर देगा 0 1 1 हो जाएगा यहाँ पे ना, 1 1 0 0 1 और 0 1, तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा, ठीक है, 0 0 का 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बच्चों हमारे पास 1 0, तो इसको 1 अगर मान लो कलर चेंज कर लूँ मैं इसका रेड कलर से, 1 0 1 यहाँ पहुँच गया, 0 यहाँ पहुँच गया, 0 और 1 यहाँ पे गया तो यहाँ आएगा 0, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 1 के बराबर और 1 ये आ गया 0 के बराबर, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब कलर चेंज करके ग्रीन वाले से चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये 0 होता और ये 1 होता तो क्या हो जाएगा, अगर ये 0 है ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 और 1 का 0 होके नॉट गेट 1 1 कर देगा, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 1, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0 दे दिया इसने। और 1 1 के केस में क्या करेगा ये, इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट से करते हैं इसको ना। और देखो भाई मेरे को तो यही तरीका अच्छा लगता है, मतलब ना 1 और 1, तो 1 1 1 इधर गया। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ना, ये तुम्हारे जो लॉजिक गेट वगैरह है ना इनको भी कर देता हूँ एक बार ना, जैसे मैंने आज फर्मी लेवल का बनाया ना उस तरीके से इसका भी वीडियो बना देता हूँ, फिर बुलियन अलजेब्रा वाले भी सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर कर देंगे हम, ठीक है। ओके, यहाँ 1 पहुंच गया बच्चों, यहाँ पे 1 पहुंच गया, 1 और 1 का 1 0 0 आ जाएगा, 0 0, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 का 0 और 1 हो जाएगा, 1 और 1 का फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो इस तरीके का बना बच्चों ना हमारे पास। ओके, तो जैसे ये चेक करते हैं बच्चों ना, डी वाला चेक करते हैं, ए बार डॉट बी, ए बार, तो जैसे यहाँ पे 0 है तो इसका ए बार हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 1 और 0 0 आ जाएगा, ए बार हो गया बच्चों 1 का हो जाएगा 0 0 और 0 का 0 आना चाहिए, ये नहीं होगा। ए बी बार, ए 0 है, बी बार, तो बी बार हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 के बराबर, नॉट का काम करता है ना ये, तो 0 और 1 का एंड 0 होगा, ठीक है। ए 1 के बराबर है, बी बच्चों 0 के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 1 मिल जाएगा आपको ना, क्योंकि यहाँ पे डॉट हो रहा है ना, मतलब वो एंड वाला ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम। ए 0 है तो बी चाहे कुछ भी हो 0 हो जाएगा, ये ए 1 है बी बार, तो ये 0 हो जाएगा, ये सी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। पहले छोटे वाले चेक किए, इससे सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। भाई बी बार का मतलब क्या होता है कि अगर बी जो है मान लो 0 है तो बी बार बताए 1 होगा, और ए बी बार लिखा है मतलब इनका हम एंड गेट वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, ए और बी बार का, समझ गए, ऐसे करके मतलब ये आंसर आ जाएगा, लेट्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन। रिवर्सिबल ऑपरेशन कैसा होता है, ऐसा ऑपरेशन बच्चों जिसमें आप आउटपुट से इनपुट का आइडिया लगा सको। तो नॉट गेट जो होता है ना जनरली दैट गिव्स यू दिस आइडिया, मतलब ना नॉट गेट जो होता है उसमें आपको पता होता है कि अगर आउटपुट ये है तो इसका इनपुट क्या रहा होगा, मतलब ना ऐसे गेट को हम बोलते हैं बच्चों रिवर्सिबल ऑपरेशन, ठीक है। मतलब ऐसा गेट जो होता है वो रिवर्सिबल ऑपरेशन में यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उससे इनपुट का आइडिया एग्जैक्टली लगा पाना मुश्किल होगा इस वाले में ना। ये कौन सा है, ये नॉर गेट है, ये नैंड गेट है। नॉर गेट में बच्चों एक ही आउटपुट आपको मल्टीपल इनपुट के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। एंड में नैंड गेट में भी ऐसे ही मिलता है, और गेट में भी ऐसे ही मिलता है, ठीक है। नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है बच्चों जिसमें ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 है तो बच्चों ये दोनों में 0 0 जाएगा, फिर यहाँ पे 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे इनपुट आपने 1 दिया तो 1 1 इसके पास जाएगा, 1 यहाँ 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 0 इनपुट रहा होगा तो 1 आउटपुट होगा, 1 इनपुट रहा होगा तो 0 आउटपुट होगा। ये नॉट गेट है ये वाला ना, ये नॉट गेट हो गया। तो नॉट गेट बच्चों एक रिवर्सिबल ऑपरेशन होता है, इतना ध्यान रखो काम चल जाएगा, ठीक है। इसके आउटपुट से आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि इनपुट क्या रहा होगा। यहाँ 1 अगर आउटपुट आ रहा है तो इनपुट 0 रहा होगा, 0 आउटपुट आ रहा है तो यहाँ पे 1 रहा होगा। इसमें क्यों नहीं मिल पाएगा, जैसे इस वाले में मैंने कहा कि यहाँ पे 1 आउटपुट आ रहा है
तो ये कई सारे केसेस में देखो, जब 1 0 होगा तब भी 1 आउटपुट आता है इस वाले में, 0 1 होगा तब भी 1 आता है, और 1 1 होगा तब भी 1 आता है। तो इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी है एक ही आउटपुट आने की, ठीक है। इसमें बच्चों यूनिक मतलब सिंपल यूनिक इनपुट रहा होगा इसका ना, मतलब इस पर्टिकुलर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, एक ही इनपुट रहा होगा। ऐसे गेट को बोलते हैं बच्चों रिवर्सिबल ऑपरेशन, ठीक है। तो नॉट गेट जो होता है उसमें रिवर्सिबल ऑपरेशन होता है, ठीक है बच्चों। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये रिसेंटली मतलब 2019 से 20 के आसपास ये वाला क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है बच्चों, वूलियन रिलेशन एट द आउटपुट स्टेज वाई फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज। देखो बच्चों, ये जो लगा हुआ है ना, ये इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये और गेट है, और मैंने तुम्हें बोला था जब ट्रांजिस्टर लगा रहता है तो वो नॉट गेट होता है। तो ये a प्लस बी का बार है, ये है बच्चों, a प्लस बी का बार है बच्चों। तो ये जो होता है बच्चों, इसमें a प्लस का b का बार जो होता है, अब यहां पर तो मैं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा a प्लस बी का बार, ये a प्लस बी तो नहीं हो सकता, a डॉट बी, या ये होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे चेक कैसे करेंगे, शायद इसमें एक थ्योरम वगैरह लगती है वैसे, पर मैं तो सीधा चेक कर लूंगा, ऑप्शन है ना मेरे पास। मान लो ये 0 होता है और ये 0 होता, तो 0 0 का और गेट में क्या आता है बच्चों, 1 आता, 1 का हो जाता बच्चों, ये बार लगा हुआ है, सॉरी 0 0 का 0 आता, 1 1 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाता, 0 0 होता तो 1 आ जाता। तो अगर यहाँ पे 0 0 हो तो 1 आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। 0 0 हो तो इसमें 0 आएगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकते, तो मुझे बस इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। अब मान लो ये 1 होता, ये 0 होता, तो 1 और 0 का 1 आता और बार लगा हुआ है तो 0 हो जाता। तो 1 और 0 का ये क्या बोला मैंने, 1 और 0 का 1 आता, 0 हो जाता, 1 और 0 का 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 0 का 0 नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 1 और 0 का 0 इसमें आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यही देख एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, यस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ए बार डॉट बी बार है। एक मिनट ना, तो बच्चों ये डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम इस तरीके से होती है, और डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ लेना बच्चों इसको ना एक बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है पढ़ के जरूर जाना इसमें ना। वैसे मैंने बताया कि मैं इस पर बूलियन अलजेब्रा पे भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा जल्दी ही। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू बच्चों क्या होगी, यहाँ पे हमें बतानी है। यहाँ पे 1 है बच्चों, ये नॉट गेट है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। 0 और ये भी 0 हो गया, तो 0 0 का एंड गेट क्या कर देगा 0, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 1 हो गया, ये बच्चों 0 है, ये 1 यहाँ पे आएगा, 1 और 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 1 बच्चों यहाँ पे गया, ये 1 यहाँ से ऊपर से आया, 1 और 1 का 1 यहाँ पे 0 हो गया, y बच्चों 0 के बराबर होगा, और ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही करना होता है, ठीक है। ये नॉर गेट है, मतलब ना सॉरी नैंड गेट है, एंड और नॉट, ठीक है, नैंड गेट। तो ये आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये इजी होते हैं बच्चों ना, इनमें रिलेटिवली कम टाइम लग रहा है। द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट इज, मैं बता रहा हूँ कुछ जो बुलियन अलजेब्रा वाले ऑपरेशन है बच्चों, उनका मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा। मेरे को जैसे टाइम मिला तो मैं उसको बनाऊंगा, जैसे मैंने फर्मी पल पढ़ाया ना पूरा, उसी तरीके से मैं डिमॉर्गन वाले जो थ्योरम वगैरह है इसमें, ठीक है, उनका भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग जो है अपना आराम से रिवीजन करके एकदम कॉन्फिडेंटली जाओगे, सर मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। इस वाले के लिए बच्चों ट्रुथ टेबल बोल रहे हैं। एक काम करते हैं बच्चों, 0 0 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। या तो हमारा डायरेक्ट ये वाला आ जाएगा बी वाला, 0 0 से ना चेक करके क्या 1 1 से चेक करें क्या। 1 1 के लिए तो सब में 0 दे रखा है, तो 1 1 वाला तो चेक ही नहीं करना, तो 0 0 चेक कर लेते हैं बच्चों ना। तो मान लो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता, तो यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, और इसका 0 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 0 0 यहाँ पे बच्चों 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 0 का 0 बच्चों एक ही में दे रखा है, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इज, तो इस वाले सर्किट डायग्राम का बच्चों आउटपुट इन्होंने हमसे पूछा है, ठीक है, मतलब ट्रुथ टेबल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों 0 0 का 0 सब में दे रखा है, तो मुझे ये 0 0 वाला चेक ही नहीं करना, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है बच्चों 1 और 0 वाला, तो इसको 1 बोला इन्होंने, इसको 0 बोला है,
तो ये 1 आ गया, यहाँ पे पहुंचेगा बच्चों, नॉट गेट लगा हुआ है तो 0 बन जाएगा। ठीक है, ये 0 आया, 0 0 0 का 0 आ गया। ये यहाँ पे गया बच्चों 1, ये 1 हो गया, ये 1 आ जाएगा, और 1 और 0 का यहाँ पे तो एक वो सर्कल बना हुआ है, तो 1 और 0 का यहाँ आएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1 और 0 का 0 हो जाएगा, तो 1 और 0 का ये बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इनमें से देखते हैं अगला वाला 0 1। अब मैं इसको कलर चेंज करके करता हूँ बच्चों। अगर ये 0 हो ए वाला और ये वाला 1 हो बी वाला, तो बी वाला बच्चों यहाँ पे जा रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, 0 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 0 इधर गया और ये यहाँ पे 1 आया तो ये 0 हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 और 1 का 1 और फिर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 दे रखा है तो ये एलिमिनेट हो गया। अब चेक करते हैं बच्चों इस वाले को। ठीक है, अब हमें किसको चेक करना है, इन दोनों में। तो इन दोनों में यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे भी 0 दे रखा है, तो इसको चेक नहीं करना, 1 1 वाला चेक करना है। तो अगर ये 1 और ये 1 हो तो बच्चों 1 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों आपको 1 मिल जाएगा और यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा, 1 यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो 1 1 का 0 बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका ना, ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। इसका जो आंसर है बच्चे गलत दे रखा है मेरे को, सी ऑप्शन। मैंने इसको 2 बार वेरीफाई कर लिया, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों अपन लोग ना। द ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इज। ठीक है, इस वाले की बच्चों ट्रुथ टेबल क्या होगी, गिवन सर्किट डायग्राम। तो अगेन ट्रुथ टेबल टाइप का क्वेश्चन है। तो जहाँ पर 0 0 को 1 दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो पहले 0 और इसको भी 0 कर लो। तो यहाँ पे बच्चों 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, एंड गेट है तो 0 कर देगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ 1 0 कर देगा और बच्चों 0 आ जाएगा। तो 0 0 का 0 मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में चेक करना है। तो इन दोनों का तो ये वाला सेम दे रखा है, ये भी सेम दे रखा है, मतलब मुझे, और ये भी सेम दे रखा है। एक मिनट, ये तो बच्चों इसके दोनों ही सब सेम दे रखे हैं, तो सी भी सही है और डी भी सही है। इसमें कुछ गलती कर दी है मेरे ऑपरेटर वगैरह ने ना, किसी ने कहीं से किसी ने गलती की है इसमें ना, इसमें कुछ डिफरेंट रहा होगा। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट रहा होगा। मान लो मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये वाला सी वाला हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन सर्किट डायग्राम। इस वाले गिवन सर्किट डायग्राम के इक्विवेलेंट कौन सा वाला इन चारों में से लॉजिक गेट होगा, ये बताना है बच्चों अपन को ना। ठीक है, देखो बच्चों, जब जब स्विच होता है ना बच्चों, तो उसमें जब स्विच ओपन होता है तो उसको बोलते हैं हम 0, और क्लोज होता है तो उसको बोलते हैं 1। ठीक है, तो ओपन स्विच जब होता है तो वो होता है बच्चों 0, और क्लोज होता है बच्चों तो उसे बोलते हैं 1। ठीक है, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो 1 है, और ग्लो नहीं कर रहा है तो 0 है। ग्लो कब करेगा, जब करंट इधर से जाए तो ये ग्लो करेगा। इधर वाला सर्किट ओपन होना चाहिए, शॉर्ट पूरा ना हो रखा हो। तो दोनों यहां पे अगर ओपन होंगे तो ये ग्लो करेगा। दोनों ओपन मतलब 0 और 0 होंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा, 1 आएगा, है ना। एक भी ओपन होगा तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फिर इधर से ही जाएगा तब भी ग्लो करेगा। तो 1 और 0 पे भी ये 1 देगा, 0 और 1 पे भी 1 देगा। लेकिन दोनों को क्लोज कर दिया, दोनों इनपुट 1 1 कर दिए, अब ये ग्लो नहीं करेगा, फिर इन दैट केस 0 हो जाएगा। ऐसा बच्चों किस गेट में होता है बच्चों, तो ऐसा होता है बच्चों नैंड गेट में। ठीक है, नैंड गेट जो होता है ना, उसमें इस तरीके का बनेगा नैंड गेट। तो नैंड गेट बच्चों हमारा इस वाले का आंसर होगा, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे 0 0 1 1 मेंशन करके ना, स्विच को क्लोज कर देते हैं। स्विच क्लोज कर दिया तो 1 कंसीडर करते हैं उसको, स्विच ओपन है तो बच्चों उसको 0 कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर आप ये 0 और 1 के हिसाब से आंसर करोगे तो 9 आएगा फिर ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया इस वाले का ना। आंसर भी दे रखा है। नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। अब इसके अकॉर्डिंग मतलब इसका जो गेट होगा वो बताना है आपको। ठीक है, जब अगर एलईडी ऑन है बच्चों तो ग्लो, तो जब ये दोनों ओपन होंगे, दोनों ओपन होंगे। ठीक है, अब जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे बोला है, इसमें और पिछले वाले डायग्राम में ना एक प्रॉब्लम है बच्चों। जैसे यहाँ पे उन्होंने 0 लिखा था और यहाँ पे 1 लिखा था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अभी भी इस वाले का जो आंसर आना चाहिए ना बच्चों, वो ये वाला आना चाहिए।
अब वो एक तरीके से कह लो कि आंसर मैच कराने वाला एटीट्यूड मान लो कि मुझे इसको नैंड गेट बोलना पड़ा है, नहीं तो जिस तरीके से यहाँ पे 0 और 1 लिखे हुए हैं ना, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग आंसर मेरा नॉर गेट आना चाहिए इसका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नॉर गेट आना चाहिए। लेकिन अब जो हमें पता होता है कि ओपन को हम 0 मानते हैं और क्लोज को 1 मानते हैं, उसके हिसाब से नैंड आएगा। लेकिन ये गलत आंसर लग रहा है मुझे ना, ये गलत आंसर लग रहा है अभी भी ना, आंसर इसका नॉर, क्योंकि 0 1 इन्होंने जिस तरीके से दिया है, अगले वाले डायग्राम में देखो इन्होंने बोला है कि ओपन को 0 क्लोज को 1, ओपन को 0 क्लोज को 1 बोलना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब थोड़ा उस वाले क्वेश्चन में मैं मतलब लाइक उसमें वैसे तो सी ऑप्शन होना चाहिए पिछले वाले क्वेश्चन का ना, वैसे तो सी होना चाहिए, ठीक है। चलो इस वाले को करते हैं। नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। अब यहाँ पे बच्चों जो डायग्राम अटैच्ड है इसके लिए मतलब हमें इसको करना है ना, तो देखो जब ये दोनों ओपन होंगे तो करंट इधर से जाएगा और ये ग्लो करेगा, दोनों ओपन होंगे मतलब जो 0 0 होगा तो ये 1 आएगा, ठीक है। एक को भी क्लोज कर दिया तो ये शॉर्ट हो जाएगा, एक को भी क्लोज कर दिया तो शॉर्ट हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और 1 1 पे दोनों को ही क्लोज कर दिया तब भी शॉर्ट हो जाएगा सर्किट ना, तब भी 0 आ जाएगा। तो इनके लिए नॉर गेट बन जाएगा, ये नॉर गेट, दिस विल बी नॉर गेट, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चे यहाँ पे, फॉर द लॉजिक सर्किट द आउटपुट वेव फॉर्म एट वाई, वाई पे जो आउटपुट होगा बच्चों वो बताना है अपन। जब दोनों 0 0 होंगे तो 0 0 0 0 का 0 करेगा 1 कर देगा ये, ठीक है, 0 0 का 1 कर दिया, ये भी 1 कर देगा, ठीक है। और 1 1 का 1 यहाँ 0 आ जाएगा तो लो मिलेगा, ठीक है, 0 0 पे लो मिलना चाहिए, तो 0 0 पे हमें लो मिल रहा है। और अब एक लो रखा और एक हाई कर दिया, तो जैसे ये वाला हमने ये वाला हमने हाई कर दिया, ये वाला लो रखा, तो 0 0 का 0 यहाँ 1 आ जाएगा, 1 1 का 1 यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, तो हाई मिलना चाहिए। तो हाई कहाँ पे हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लो था फिर यहाँ पे हाई हो गया। अब दूसरा हाई है और ये वाला लो है, तो सेम सिमेट्री है ऊपर नीचे, अगर तुम इसको 0 रखोगे उसको 1 रखोगे तब भी हाई मिलना चाहिए, इसमें मिल रहा है हाई हमें, ठीक है। इसमें तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, काम खत्म। क्योंकि बाद बाकी तो ये तो पूरा टाइम 0 बोल रहा है, ये स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो हमारा लो आ रहा है, ये भी स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, लो आ रहा है, तो डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फॉर द गिवन लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन द करेक्ट ट्रुथ टेबल विल बी। इसके लिए बच्चों करेक्ट ट्रुथ टेबल बतानी है अपन को। एक काम करें 0 0 वाला चेक करें क्या, हाँ कर लेते हैं 0 0 वाला, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो 0 0 का 0, सी एलिमिनेट, ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। कलर चेंज करते हैं रेड कलर से। अब कौन सा चेक करूं मैं, बी और इसको, इसमें 1 आ रहा है और 1 0 में भी 1 आ रहा है, फिर मुझे 1 1 वाला चेक करना है, तो 1 और 1, तो ये 0 1 0 1 0 0 0 आना चाहिए, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चेक कर लेना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।